एपिसोड 1 से 10 द डेमन हंटर। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते। महान गुप्त साम्राज्य, अवंती प्रदेश, उज्जैन प्रांत। उज्जैन प्रांत की 8 प्रमुख अकेडमियों में से एक छाया झील अकेडमी के प्रवेश द्वार से एक लड़का अपनी कमर पर सेबर लटकाकर बाहर निकला। सीनियर अग्रज, शुभ प्रभात। सीनियर अग्रज, नमस्ते। सीनियर अग्रज। उसके आसपास के सभी साथी शिष्य काफी मिलनसार थे। लड़के ने अपने जूनियर शिष्यों की ओर देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। दरअसल उनमें से कई उससे उम्र में काफी बड़े थे। हालांकि अकेडमी में सभी लोग ताकतवर शिष्यों को बहुत सम्मान देते थे। उसने 2 साल पहले ही अकेडमी के शिखर नदी समूह में प्रवेश किया था। शिखर नदी समूह के 22 शिष्य छाया झील अकेडमी के सबसे ताकतवर 22 शिष्य थे। कई जूनियर शिष्य उनकी प्रशंसा करते थे। जहां तक बात है सीनियर वरुण अग्रज की, अकेडमी में उसका बहुत सम्मान किया जाता था क्योंकि वो जूनियरों को अक्सर गाइड किया करता था। शिखर नदी समूह के बाकी सीनियर उन्हें गाइड करने के लिए समय बर्बाद करने की जहमत तक नहीं उठाते थे। छोटे मास्टर। पास ही से एक जानी पहचानी आवाज वरुण को सुनाई दी। हरे कपड़े पहने एक लड़की उसके पास भाग कर आई। जब वरुण ने उसे देखा तो वह मुस्कुराकर बोला, अरे विद्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मैडम चाहती है कि आप उनके साथ पूरब दिशा वाले पहाड़ पर घूमने चले। कल रात को वहां बर्फबारी हुई थी, जिससे वहां पर सुंदर नजारा बन गया है। विद्या चहकते हुए बोली, पूरब वाले पहाड़ पर घूमने जाना है? वरुण अग्रज ने भौहें चढ़ाकर कहा, पूरब का पहाड़ तो बहुत दूर है। मुझे डर है कि अगर हम पूरब के पहाड़ पर घूमने गए तो हमें वहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी। हम आज दिन खत्म होने से पहले तो वापस भी नहीं आ पाएंगे। विद्या मुस्कुराई और बोली, हमारे बादल परिवार के पास पूरब के पहाड़ के पास एक बंगला है जहां पर आप दोनों रात को ठहर पाएंगे। वरुण ने अपना सिर हिलाया और कहा, वापस जाओ और ईशान्वी को बता दो कि सूर्य महल की दानव वध बैठक 1 महीने में शुरू होने वाली है। मुझे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान भी देना है और प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं आ पाऊंगा। उस बारे में विद्या झिझकते हुए बोली। वरुण ने निर्देश दिया, जब तुम वापस जाओगी तो बस उसे मैंने अभी बोली हुई बात को बता देना। इसके अलावा उसे ये भी बता देना कि उसे साधना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे हर समय मौज मस्ती के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी छोटे मास्टर। विद्या को आज्ञाकारी ढंग से जवाब देने और अपनी मैडम को सुनी हुई बात बताने के लिए लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरुण ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ईशान्वी बादल, जिसके साथ बचपन में ही वरुण की सगाई तय हो गई थी, उसने उसे परेशान कर रखा था। छाया झील अकेडमी छाया झील के पूर्वी किनारे पर बनाई गई थी। छाया झील के पश्चिमी किनारे पर कई मकान थे, उनमें से ही एक अग्रज भवन था। ये अग्रज वंश के महल का एक इलाका था जहां वरुण रहता था। भवन के प्रवेश द्वार पर 2 गार्ड खड़े थे। जब उन्होंने वरुण को आते हुए देखा तो वे काफी सम्मानजनक व्यवहार करते हुए बोले, छोटे मास्टर, क्या मेरे बाबा अंदर है? अभी थोड़ी देर पहले ही बुलावा आने पर बड़े मास्टर पूर्वज हवेली पर गए हैं, गार्ड ने कहा। वरुण ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया और हवेली में प्रवेश कर गया। जल्द ही उसने तीरों को चलाने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वो प्रशिक्षण मैदान में जा पहुंचा। वहां कर एक लाल कपड़े वाली लड़की तीर चला रही थी। हर एक तीर सैकड़ों फीट की दूरी तय करते हुए लक्ष्य पर जा लग रहा था। हर अगला तीर पिछले तीर पर भेद दे रहा था। जब तक वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी तब तक वरुण उसे किनारे पर खड़े रहकर देखता रहा। उसका लड़की का नाम निधि यादव था, जो वरुण के बाबा के जिगरी दोस्त विद्याधर यादव की इकलौती बेटी थी। उन दोनों की दोस्ती जीवन और मौत की स्थिति में बनी दोस्ती थी। जब वरुण 8 साल का था तब विद्याधर यादव अपनी बेटी को अग्रज हवेली में ले आए थे और उस वक्त से ही वो वहीं रहने लगी थी। निधि कुछ बातें थी जो वरुण से काफी मिलती जुलती थी। उनमें से एक, यानी जब वे दोनों छोटे थे तो उन दोनों ने अपनी मां को खो दिया था। उन्होंने छोटी उम्र से लेकर आज तक एक साथ प्रैक्टिस की थी। इसी प्रकार उनका एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता बन गया था। ओह वरुण, तुम वापस आ गए। जब उसने वरुण को देखा तो निधि की आंखें चमक उठी। इन लक्ष्यों पर निशाना लगाना बहुत उबाऊ है। एक काम करो, तुम मेरे निशानी पुतले बन जाओ। सच कहूं तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा थी, नहीं तो मैं अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने के लिए अकेडमी चली गई होती। अकेडमी का तीरंदाजी वाला मैदान बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं तुम्हारा निशानी पुतला बन जाता हूं। वरुण मुस्कुराया और प्रशिक्षण मैदान के बीच की जगह की ओर चला गया। निधि ने तरकश बदला, जिसके किसी भी तीर की नोक नहीं थी। निधि ने वरुण को मुड़कर देखा। अब की बार उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। वरुण, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। दोबारा मुझसे पीट मत जाना। तुम भी सावधान रहो। इस बार मैं पक्का तुम्हारे सप्ततीर की चाल को बेअसर कर दूंगा। वरुण ने ध्यान केंद्रित किया और तीरों की बौछार का इंतजार करने लगा। निधि हल्के से मुस्कुराई और उसके बाद उसकी उंगलियां किसी भूत की तरह हिलने लगी। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और तीर चला दिया, जैसे कि निशाना लगाना महत्वहीन था। जब उसने पूरी प्रक्रिया को बार बार दोहराया तो एक के बाद एक तीर छूटते गए। अपनी पीठ के तरकश से एक तीर निकालना, धनुष की प्रत्यंचा खींचना और निशाना लगाना, ये किसी सामान्य इंसान की सांस लेने के पैटर्न जैसा था।
हर तीर आश्चर्यजनक रूप से तेज और शक्तिशाली था। वरुण ने कमर पर लटकी सेबर पहले ही मयान से बाहर निकाल ली थी। उसकी ओर आने वाले किसी भी तीर को उसके सेबर चलाने की तकनीक द्वारा बनाए गए प्रभाव क्षेत्र या कहो क्षेत्र गुंबद द्वारा रोक दिया गया था। वरुण, तुम्हारा सेबर आर्ट और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि मुझे सप्ततीर वर्षा का उपयोग करना होगा। निधि ने वार करते समय धृष्टता भरी हंसी हंसते हुए कहा। जाहिर है, ऐसे तीर चलाना उसके लिए बहुत ही आसान था। शू, आवाज धीमी होने से पहले निधि द्वारा छोड़ा गया तीर एक कर्ण भेदी चीख के साथ आया। तीर को पास आता देख वरुण और भी ज्यादा गंभीर हो गया। बूम बूम, वरुण ने सेबर से एक अर्धचंद्राकार आग बनाया जो गुंबद की तरह तीरों को रोकने का काम करने लगा। हालांकि सप्ततीर वर्षा एक हत्यारा चाल थी जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। तीरों की गति हर दूसरे तीर के आने के साथ बढ़ जाती थी। छठे तीर पर वरुण के हाथ से सेबर छूट गई। अनजाने में पीछे लड़खड़ाने से पहले उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। शायद उसके सीने पर चोट लगी थी। मैं अभी भी इसे रोक नहीं सकता, वरुण ने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुमने मेरे द्वारा विकसित की गई 5 घातक चालों में से 4 को पहले ही नाकाम कर दिया था। जो कुछ बचा था वो सप्ततीर वर्षा है, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। अकेडमी में पवित्र तत्व पड़ाव का कोई भी शिष्य मेरे त्रिमाया तीर को रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन तुम उसे भी रोक पा रहे हो। मैं बचपन से ही तुम्हारी तीरंदाजी से लड़ता आ रहा हूँ। बेशक मैं तुम्हारी अकेडमी के शिष्यों से बेहतर हूँ। वरुण ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा तुम्हारे तीर बिना सिर के थे। सिर वाले तीर तो और भी तेज गति से आएंगे। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी 5 घातक चालों में से 2 से ज्यादा चालों से तो बचाव भी नहीं कर पाऊंगा। वरुण, क्या तुमने नहीं सुना है, जब कभी ऐसे लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है जो एक ही पड़ाव की ताकत रखते हैं, तो सामने वाला चाहे कोई भी हो, वो एक तीरंदाज के हमलों का सामना नहीं कर सकता, निधि ने सहजता से कहा। निधि, अगर यह जिंदगी और मौत की स्थिति होती तो मैं तुम्हारी ओर दौड़ पड़ता। ये बात मत भूलो कि तीरंदाज के पास अंगरक्षक भी होते हैं। निधि अपने होंठ भींचते बोली। मेरे अंगरक्षक तुम्हें पकड़ लेते, फिर तुम आसानी से मेरा निशाना बन जाओगे। क्या पता शायद भविष्य में तुम ही मेरे अंगरक्षक बनोगे। ये बात सुनकर वरुण अग्रज मुस्कुराया। वो अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया एक तीरंदाज कितना खतरनाक होता है। किसी भी समूह या दल में शीर्ष तीरंदाजों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। वो अच्छी तरह जानता था कि एक निशानेबाज कितना खतरनाक होता है। किसी भी समूह में शीर्ष निशानेबाजों को अत्यधिक उच्च दर्जा प्राप्त था और उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता था। निधि तीरंदाजी में बहुत प्रतिभाशाली थी। वरुण, क्या तुम्हारे डीन ने तुम्हें सूर्य महल की दानव वध बैठक के बारे में सूचित करने के लिए आज बुलाया है? निधि ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जानकारी राइजिंग सन अकेडमी से ही मिली होगी, वरुण ने पूछा। हाँ, राइजिंग सन अकेडमी के शीर्ष 10 शिष्यों में से पवित्र तत्व पड़ाव में मैं अकेली हूँ। डीन ने मुझे एक सीट देने का फैसला किया है, निधि ने कहा। सूर्य महल की दानव वध प्रतियोगिता में दानव वध हम निशानेबाजों की विशेषता के अंदर आता है, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं पवित्र तत्व पड़ाव के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक हूँ, फिर भी पवित्र तत्व पड़ाव के लिए मेरी छाया झील अकेडमी के 3 सीट में से एक के लिए लड़ना होगा। यदि मुझे स्थान नहीं मिला तो मुझे प्रतियोगिता में जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो फिर कोशिश के मजे लो, निधि हंसकर बोली। लापरवाह मत बनो। तुम्हें सूर्य महल की दानव वध प्रतियोगिता के दौरान दानवों के करीब नहीं जाना चाहिए, वरुण ने कहा। चलो प्रैक्टिस करते हैं। इतना कहकर वह अचानक आगे बढ़ गया। अगर तुम मुझे पकड़ पाओ तो पकड़ो। निधि तुरंत झुक गई और तीर चलाने के लिए पलट भी गई। कहीं और उज्जैन प्रांत के 5 प्रमुख संत वंश में से एक बादल वंश। ईशानवी अपने पिता अंगद बादल के लिए चाय बना रही थी। पिताजी, कुछ तो करिए। ईशानवी ने अपने पिता के सामने एक कप चाय को भावपूर्ण ढंग से रखा। अचानक उसकी नजर अपनी नौकरानी विद्या पर पड़ी, जो अभी अभी दूर से लौटी थी। उसकी आंखें चमक उठी और वो तुरंत चिल्लाई, विद्या विद्या। विद्या आज्ञाकारी ढंग से चलते हुए सामने आए। कैसा रहा? वरुण ने क्या कहा? ईशानवी ने तुरंत पूछा। छोटे मास्टर वरुण ने कहा है कि सूर्य महल की दानव वध बैठक 1 महीने के समय में होने वाली है। वे साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और खुद को तैयार करना चाहते हैं। वे आपके साथ पूर्वीय पहाड़ पर घूमने नहीं जा सकता, विद्या फुसफुसाई। वो फिर एक बार नहीं आ रहा है। ईशानवी कुछ हद तक क्रोधित थी। वो केवल साधना करना जानता है। छोटे मास्टर वरुण चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि आप साधना करने में अधिक समय व्यतीत करें। हर समय मौज मस्ती करने के बारे में मत सोचें, विद्या ने कहा। वो अभी भी मुझे नियंत्रित करना चाहता है। ईशानवी और भी क्रोधित हो गई। मुझे लगता है वरुण अग्रज सही है। अगद जो वहां बैठा था, उसने खुशी से अपनी चाय पी और कहा, तुम्हें अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। हमेशा इधर उधर घूमना बंद करो। पिताजी, वो वरुण एक पत्थरदिल इंसान है। ईशानवी ने अगद पर नजर डाली और यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी।
जब मैं सिर्फ 1 महीने की थी तो आप लोगों ने मेरी वरुण अग्रज से सगाई का फैसला किया, लेकिन मेरा व्यक्तित्व उससे बिल्कुल अलग है। मुझे खेलना पसंद है और मैं मौज मस्ती के लिए कई दोस्तों को आमंत्रित करना पसंद करती हूँ, लेकिन उसे प्रैक्टिस, पेंटिंग और साधना करना ही पसंद है। बात करते समय हमारे पास कोई साधारण विषय तक नहीं होता है। भविष्य में उससे शादी करने का विचार ही मुझे पागल कर देता है। ये तो एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुसीबतें खड़ी करने में बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे तुम्हें वश में करने के लिए उसके जैसे किसी इंसान की जरूरत है, अगद ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशानवी अपने पिता के पास पहुंची और उनकी बांह को गले लगाकर वो चिल्लाती रही, पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, अग्रज परिवार के पास जाइए और अग्रज चाचा को बताइए कि हम सगाई रद्द कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना भी मत। अंगद ने अपनी चाय पी और उसके अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। पापा, ईशानवी ने गुस्से में कहा, आप मुझ पर उससे शादी करने के लिए दबाव डालने पर क्यों जोर दे रहे हैं? उस समय मैं 1 महीने की बच्ची के रूप में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन आपने मेरी शादी का फैसला कर लिया। आपको कैसे पता चला कि वरुण अग्रज बड़ा होकर कैसा होगा? आपको कोई अंदाजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जिद की कि मैं उससे शादी करूं। आपने कभी मेरे विचारों की परवाह नहीं की। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है? अंगद ने कहा, वरुण काफी अच्छी चॉइस है। वो उज्जैन प्रांत के 5 संत कुलों की युवा पीढ़ी के बीच पहले से ही उत्कृष्ट है। तो क्या हुआ अगर वो अच्छी चॉइस है? मैं उसे पसंद नहीं करती, ईशानवी ने गुस्से में कहा। मैं ऐसे तथाकथित जीनियस से शादी नहीं करना चाहती जो मेरी रुचियों से मेल नहीं खाता। अंगद ने धीरे से चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपनी बेटी की ओर उदासीनता से देखा। ईशानवी का दिल कांप उठा, लेकिन उसके दिल में गर्व ने उसने अपना सिर उठाया और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बात की। पिछले 6 महीनों में तुम पहले ही मुझसे 6 बार अपनी सगाई रद्द करने का अनुरोध कर चुकी हो, अंगद ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही बिगाड़ रखा है। मैं आज तुम्हारे लिए इसे स्पष्ट कर दूंगा। ईशानवी ने अपने पिता की ओर घूरकर देखा। अंगद ने आगे कहा, तुम्हारे और वरुण के बीच का विवाह केवल तुम दोनों के बीच नहीं है, यह बादल वंश और अग्रज वंश के बीच का मामला भी है। हालांकि हमारा बादल परिवार 5 प्रमुख संत वंश में से एक है, लेकिन इसकी नींव केवल कुछ दशकों पहले से रखी हुई है। हमारे पास केवल कुछ दर्जन ही वंश के लोग हैं और हमारे पास अभी भी विरासत का अभाव है। जहां तक अग्रज परिवार की बात है, वे एक संत वंश है जो हजारों सालों से आज तक खड़ा है और उनके पास 10,000 से ज्यादा वंश के लोग हैं। वरुण अग्रज के पिता विशंभर अग्रज अग्रज परिवार के अगले लीडर बनेंगे। बादल परिवार की तीसरी पीढ़ी में तुम इकलौती बेटी हो। यदि तुम वरुण से शादी करती हो तो इससे स्वाभाविक रूप से हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध बेहतर होंगे। इससे हमारे बादल परिवार को बहुत लाभ होगा। ईशानवी ने जवाब दिया, दादाजी तो पहले ही एक संत एक्सपर्ट बन चुके हैं और दादाजी के होते हुए कोई भी बादल वंश को हिला भी नहीं सकता। इस स्थिति में आप मुझे एक आजादी भरा जीवन क्यों नहीं जीने दे सकते? आजादी? आजादी का मतलब है कि तुम जिससे भी शादी करना चाहोगी उससे शादी करने दो, अंगद ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों, क्या मैं नहीं कर सकती? ईशानवी ने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या आप वंश के लिए मेरा बलिदान देना चाहते हैं? पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? चुप रहो। अंगद गुस्से में खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, ईशानवी, जब तुम बाहर जाना और मौज मस्ती करना चाहती हो तो तुम्हारे पीछे नौकरों का एक समूह होगा। यदि तुम सर्दियों के बीच में फ्लेमिंग ड्रैगन मछली खाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए उसे ढूंढने के लिए कोई अपनी जान जोखिम में डाल देगा। यहां तक कि जब तुम अपनी साधना में प्रयास नहीं करती हो तब भी तुम पर बहुत सारा खजाना खर्च किया जाता है, जिससे तुम इस वर्ष पवित्र तत्व के पड़ाव तक पहुंच सको। मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों को काम पर रखा है और क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए मुझे तुम्हारी गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए 3 नश्वरता पातन पड़ाव के गार्ड वंश से मिले हैं। उन तीनों को हर महीने किराए पर लेने के लिए 500 चांदी के सिक्के का खर्च आता है, जिसमें गार्ड को दिए जाने वाले आवश्यक अन्य सभी खजाने शामिल नहीं है। तुम्हारे लापरवाही के जीवन के लिए क्या तुम जानती हो कि वंश ने कितना बलिदान दिया है? अंगद ने अपनी बेटी को घूरकर देखते हुए कहा। ईशानवी स्तब्ध रह गई। वो मूर्ख नहीं थी। एक साधारण गिनती से वह जानती थी कि ऐसा जीवन जीने के लिए वंश को उस पर कितनी चौंका देने वाली राशि खर्च करनी पड़ती होगी। तुमने परिवार के लाभों का आनंद लिया है, इसलिए तुमको परिणाम भुगतना होगा। अंगद गुस्से से चिल्लाया, तुम केवल लाभों का आनंद लेना चाहती हो और कुछ भी योगदान नहीं करना चाहती हो। फिर तो ही सपने देखती रहो। इसके अलावा मुझे पता है कि तुम्हारा अकेडमी में विश्विक सेन नाम का एक साथी है। वो हाल ही में तुम्हारी तरफ काफी ध्यान दे रहा है। ठीक कहा ना? अंगद ने व्यंग्य किया। वो सिर्फ एक लड़का है जो सेन परिवार के मुख्य वंशावली से नहीं है। क्या वह सोचता है कि वह मेरी बेटी से शादी करने के लायक है? उसे खुद को आईने में देखना चाहिए कि वो कौन है। पिताजी, सीनियर विश्विक और मैं, ईशानवी ने तुरंत समझाने की कोशिश की। जब भी मुझे पता चलेगा कि तुम दोनों के बीच कुछ भी चल रहा है जिससे बादल परिवार और अग्रज परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, न केवल उसे मरना होगा, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ये करते हुए मैं पीछे नहीं हटूंगा।
अंगद ने अपनी डरी हुई बेटी को उदासीनता से देखा। जब समय आए तो मुझे पत्थरदिल होने के लिए दोष मत देना। ईशानवी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इतना ठंडा व्यवहार करते हुए उसने कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था। इस वर्ष वो केवल 15 वर्ष की थी। बेटी, अंगद की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। पारिवारिक वंश के बीच विवाह गठबंधन ऐसा ही होता है, चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो, तुम्हें उससे विवाह करना ही होगा। तुम्हारी माँ से मेरी शादी भी तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। मुझे कोई विकल्प नहीं मिला था। वरुण के बारे में कहा जाए तो उसका व्यक्तित्व काफी अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। ऐसा कहने के बाद अंगद बादल ने कांपती हुई महिला नौकरानी विद्या पर एक नजर डाली और आदेश दिया, विद्या, ईशानवी पर नजर रखो, उसे आगे से कोई गलती मत करने देना। जी, विद्या ने जल्दी से जवाब दिया। अंगद बादल फिर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर चला गया। ईशानवी वहां खड़ी रही और अपने पिता को जाते हुए एकटक देखती रही। उसने इन शब्दों के बारे में सोचा, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब समय आए तो मुझे पत्थरदिल होने के लिए दोष मत देना। इस वाक्य ने ईशानवी को बहुत डरा दिया। उसे लगा कि ये दुनिया उस दुनिया से बहुत ही अलग है जिसकी उसने इतने सालों में कल्पना की थी। सुबह का समय, छाया झील के पश्चिमी तट पर बने अग्रज हवेली के प्रशिक्षण मैदान में निधि अपने तीरंदाजी कौशल की प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि वरुण एक कोने में अपनी सेबर आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका सेबर आर्ट अलौकिक, विचित्र और अप्रत्याशित था। इसके अलावा वो आर्ट बेहद तेज था। ये सबसे तेज सेबर आर्ट में से एक था जिसे इंसान सीख सकता था, पतपर्न सेबर आर्ट। जब वो 6 साल का था तो परिवार ने उसका टेस्ट लिया था और उसमें पता चला कि वो तीव्र गति के सेबर आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। उसे तीव्र सेबार्ट्स की प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था क्योंकि ये तेज थी। घर पर 2 साल तक शुरुआती सेबर आर्टिस्ट का अभ्यास करने के बाद उसके पिता विशंभर अग्रज ने उसे 8 साल की उम्र में उज्जैन प्रांत के 8 प्रमुख अकादमियों में से एक में भेज दिया। हालांकि छाया झील अकादमी के डीन आचार्य सोमवर्ण साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे, वो पूरे उज्जैन प्रांत में सेबर का उपयोग करने में सबसे तेज थे। वरुण जब 9 वर्ष का था तब उसने अपनी शुरुआती सेबर आर्ट को परफेक्शन के लेवल तक विकसित कर लिया था। उसकी फाउंडेशन पक्की थी। फिर डीन ने उसे एक अच्छी सेबर आर्ट, विंध्यवायु सेबर आर्ट सिखाई थी। 11 साल की उम्र में उसने विंध्यवायु सेबर आर्ट को परफेक्शन के लेवल तक विकसित किया था। फिर डीन ने खुद ही उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ सेबर आर्ट, पतपर्न सेबर आर्ट सिखाए। 13 साल की उम्र में उसने पतपर्न सेबर आर्ट में महान महारत के स्तर को हासिल किया और अकादमी के शिखर नदी समूह के सदस्यों में से एक बन गया। शिखर नदी समूह ने संपूर्ण छाया झील अकादमी के हजारों होनहार शिष्यों में से केवल सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को ही स्वीकार किया था। अभी भी शिखर नदी समूह में केवल 22 शिष्य थे। अब वर्तमान समय में वो 15 वर्ष का हो गया था। दुर्भाग्य से मेरी पतपर्न सेबर आर्ट अभी भी महान महारत के स्तर पर ही है। मैं इसे अभी तक पूरा नहीं कर पाया। वरुण थोड़ी देर तक रुका। उसने अपने हाथ में मौजूद सेबर की जांच की, फिर भौहें चढ़ा ली। मैं पतपर्न सेबर की गुप्त तकनीक का पता कैसे लगा सकता हूं और सेबर आर्ट के पहले प्रमुख मंडल एकता मंडल तक कैसे पहुंच सकता हूं? सभी कौशल, चाहे उनमें कुछ भी शामिल हो, सेबर, तलवार, भाले आदि के प्रमुख मंडल थे। पहला प्रमुख मंडल एकता मंडल था। ये किसी के शरीर, हृदय और कौशल को एक साथ चलाने को कहा जाता था, जो उसे अकल्पनीय ताकत को प्रकट करने की अनुमति देता है। दूसरे प्रमुख मंडल को बल के नाम से जाना जाता था और दुनिया ऐसी ताकतों से भरी हुई थी। पहाड़ों में पर्वतीय शक्तियां थीं और पानी में जलीय शक्तियां थीं। सेबर आर्टिस्ट के उपयोग के लिए इंसानों को समान भौतिक, धरतीयुक्त और तत्वसंपन्न शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे कृपाण बल का निर्माण होता है। तलवार चलाने वालों के लिए तलवार बल था। ये सब एक उच्चतम मंडल को दर्शाता है। फिर भी वरुण इतने वर्षों के बाद भी नींव के स्तर पर बना रहा। बेशक उसने अपनी नींव को आखिरी हद तक मजबूत कर लिया था। उसका सेबर आर्ट एकता मंडल तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन वो एक कदम सबसे कठिन था। यहां तक कि पूरे उज्जैन प्रांत में भी बहुत कम लोग हैं जो एकता मंडल तक पहुंच सकते हैं। वरुण ये बात अच्छी तरह से जानता था। केवल एकता के मंडल तक पहुंचने से ही किसी को सच्चा एक्सपर्ट माना जाता था, अन्यथा वे केवल औसत दर्जे के ही माने जाएंगे। औसत दर्जे के लोग, भले ही उनके पास बहुत मात्रा में सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा क्यों ना हो, फिर भी वे अधिक ताकत और गति वाले निशानी पुतलों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जैसे ही वे किसी सच्चे एक्सपर्ट से भिड़ेंगे, वे मारे जाएंगे। पतपर्न सेबर आर्ट के विवरण के अनुसार इसे 81 चालों में विभाजित किया गया है। जब तक कोई व्यक्ति 81 चालों को परफेक्शन के लेवल में लाता है, तभी कोई स्वाभाविक रूप से गुप्त तकनीक तिहेरी ऋतुपर्ण को समझने में सक्षम होगा। ये सेबर आर्ट के पहले प्रमुख मंडल एकता मंडल तक पहुंचने के बराबर भी होगा। वरुण खो गया था क्योंकि पूरे मैनुअल में केवल एक छोटे पैराग्राफ में एकता मंडल का वर्णन किया गया था। कोई अन्य वर्णन नहीं था, यहां तक कि चालें भी दर्ज नहीं की गई। स्वाभाविक रूप से गुप्त तकनीक को समझ पाना, इसका बहुत अस्पष्ट वर्णन था। उसके पतपर्न सेबर आर्ट ने 2 वर्षों तक महान महारत पर अटका रहा, लेकिन हर दिन लगन से प्रैक्टिस करने के बावजूद वह स्वाभाविक रूप से गुप्त तकनीक का पता लगाने में सक्षम क्यों नहीं हो पाया?
नश्वर मंडल की साधना को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा रचना, आंतरिक ऊर्जा सुधारना, पवित्र तत्व, नश्वरता पातन और अखंडता। नश्वरता पातन पड़ाव से अखंडता पड़ाव तक पहुंचने के लिए किसी को अपने सेबर या तलवार कौशल को एकता मंडल में पहुंचना होगा। केवल जब शरीर, मन और तकनीक वास्तव में एकजुट होते हैं तो कोई नश्वरता पातन पड़ाव की सभी शक्तियों को एकीकृत कर सकता है, जिससे एक झटके में अखंडता पड़ाव तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। एक बड़े वंश में पर्याप्त गोलियां प्रदान की जाती हैं, इसलिए नश्वरता पातन पड़ाव तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ही अखंडता पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। जब वो 6 वर्ष के था तब उसने अपनी ऊर्जा रचना पड़ाव से शुरुआत की थी। उसने 9 साल की उम्र में आंतरिक ऊर्जा सुधारना पड़ाव में और 12 साल की उम्र में पवित्र तत्व पड़ाव में कदम रखा। उसके अनुमान के मुताबिक उसे जून के आसपास नश्वरता पातन के पड़ाव तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार की गति को संत वंशों के मुख्य शिष्यों के बीच साधारण माना जाता था। ईशान्वी बादल जैसी आलसी व्यक्ति भी बहुमूल्य गोलियों की भरपूर मात्रा में सेवन के कारण 15 साल की उम्र में पवित्र तत्व के पड़ाव तक पहुंच गई थी। उसकी साधना की गति काफी धीमी मानी गई। नश्वर मंडल साधना के 5 मुख्य क्षेत्र थे: ऊर्जा रचना, आंतरिक ऊर्जा सुधारना, पवित्र तत्व, नश्वरता पातन और अखंडता। आगे संत मंडल था। संत मंडल और अखंडता पड़ाव के बीच का अंतर एक खाई की तरह था। संत एक्सपर्ट बनना बेहद कठिन था। पिछले 100 सालों में उज्जैन प्रांत में केवल कुछ ही लोग संत एक्सपर्ट बन गए थे। मैंने अपनी मां की कब्र के सामने शपथ ली है कि मैं इस जीवन में संत एक्सपर्ट बनूंगा। मैं दानवों को मार डालूंगा और अपनी मां का बदला लूंगा। उसने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और अपने हाथ में सेबर को देखा। वो बचपन में नहीं जानता था, लेकिन अब उसे संत एक्सपर्ट बनने की कठिनाई का एहसास हुआ। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। मुझे जल्द सेबर आर्ट के एकता मंडल में महारत हासिल करनी है। भविष्य में मुझे दूसरे मंडल बल में महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी, तभी मेरे संत बनने की कुछ उम्मीद होगी। अचानक वरुण एक गोलाकार आकृति प्रशिक्षण मैदान में चली गई। वरुण घूम गया। बाबा, उसके सामने मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। ये उसके पिता विशंभर अग्रज थे। वो उज्जैन प्रांत की सबसे बड़ी सराय चलाते थे। उनका अग्रज परिवार का अगला मुखिया बनना भी तय था। विशंभर अग्रज बेहद शक्तिशाली था। वो उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जिन्हें संत मंडल के नीचे सबसे मजबूत माना जाता था, और उन्होंने सेबर आर्ट की भी प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा वो एक अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट थे, जिसमें सेबर आर्ट के सेबर बल मंडल प्राप्त किया था। लेकिन एक 47 साल के व्यक्ति के रूप में उनके संत एक्सपर्ट बनने की संभावना बहुत कम हो गई थी। विशंभर चाचा, निधि भी आगे बढ़ी। 3 मार्च को सूर्य महल की दानव वध बैठक है ना? निधि एक निशानेबाज है, इसलिए राइजिंग सन एकेडमी ने निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक सीट आरक्षित कर दी होगी। जैसे ही विशंभर ने बात की, निधि ने खुशी से सिर हिलाया। विशंभर ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा, वरुण, तुम्हारे बारे में क्या? छाया झील एकेडमी के पास पवित्र तत्व पड़ाव के शिष्यों के लिए केवल 3 सीट है। क्या तुम उसमें से एक को पाने के बारे में आश्वस्त हो? मैं आश्वस्त नहीं हूं, वरुण खुद को जानता था। उसने कहा, अकेडमी के पवित्र तत्व पड़ाव के शीर्ष 10 शिष्यों के बीच ताकत का बहुत अंतर नहीं है। मुझे इसके लिए लड़ने की कुछ आशा है, लेकिन असफल होने की संभावना शून्य नहीं है। यदि मैं पदपर्न सेबर आर्ट की गुप्त तकनीक का पता लगा सका तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हो जाऊंगा। दुर्भाग्य से मैं इसका पता नहीं लगा सका। बाबा, क्या आपके पास गुप्त तकनीक विकसित करने के लिए कोई ट्रिक है? हाँ, तुम्हारे अकेडमी के डीन उज्जैन प्रांत में सबसे अच्छे तीव्र सेबर आर्टिस्ट के एक्सपर्ट है। वो तुम्हें सिखा सकते हैं कि क्या आवश्यक है। विशंभर ने हंसते हुए कहा, जहां तक गुप्त तकनीक की बात है, मुझे लगता है कि यह सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिस करने के बारे में है। ज्यादा प्रैक्टिस से तुम्हें इसका पता चल सकता है। वरुण को असहाय महसूस हुआ जब उसे पता चला कि कोई ट्रिक नहीं थी। इस पर जोर मत दो। उज्जैन प्रांत में तुम्हारी पीढ़ी के बीच पवित्र तत्व मंडल में किसी ने भी गुप्त तकनीक का पता नहीं लगाया है। विशंभर हंसे। अग्रज परिवार में मैं अपनी पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट सदस्य हूँ। फिर भी गुप्त तकनीक का पता लगाने में मुझे 19 साल का समय लगा था। हालांकि कहानियों के अनुसार सेन परिवार के मुखिया ने तो सिर्फ 13 साल की उम्र में गुप्त तकनीक को समझ लिया था, जिससे उनका तलवार आर्ट एकता मंडल तक पहुंच गया था। वरुण ने आह भरते हुए कहा, मुखिया सेन उज्जैन प्रांत के पिछले 100 वर्षों में एकमात्र व्यक्ति हैं जो विंध्याचल पहाड़ संप्रदाय का शिष्य बनने में कामयाब रहे। इसी वजह से सेन परिवार उज्जैन प्रांत के 5 प्रमुख संत वंशों का लीडर बन गया। विशंभर ने कहा, ज्यादा चिंतित मत हो। 500 साल पहले हमारे अग्रज परिवार के कुलपति प्रबलराज अग्रज ने केवल 18 वर्ष की उम्र में गुप्त तकनीक का पता लगाया था। हालांकि वे 80 साल की उम्र तक भी संत एक्सपर्ट नहीं बन पाए। भले ही वो देर से सही, पर फिर भी वो संत एक्सपर्ट बन गए। वरुण स्पष्ट रूप से अपने परिवार का इतिहास जानता था। जब वो छोटा था तो उसकी मां उसे संत एक्सपर्ट के विकास के बारे में कहानियां सुनाती थी। वो अपने माता पिता को और अधिक सुनाने के लिए परेशान किया करता था। बचपन में उसे पेंटिंग करने के अलावा कहानियां सुनना सबसे ज्यादा पसंद था।
उसके माता पिता ने इतिहास के प्रसिद्ध संत एक्सपर्ट के बारे में कई कहानियों की किताबें खरीदी थी और उन्हें पढ़ने के लिए समय भी निकाला था। माँ, एक दिन मैं भी एक संत एक्सपर्ट बन जाऊंगा, वरुण ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस दोपहर वरुण छाया झील एकेडमी में जा पहुंचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि डीन व्यक्तिगत रूप से एक क्लास में सेबर आर्ट सिखा रहे थे। डीन के रूप में उन्हें हर 5 दिन में केवल एक बार पढ़ाने की जरूरत थी। सेबर आर्ट का 2 घंटे का लेक्चर समाप्त हुआ। क्या सफलता पाने का अभी कोई रास्ता नहीं है? मैं वास्तव में नहीं जानता कि मेरा सेबर आर्ट एकता मंडल में कब पहुंचेगा। वरुण एकेडमी से होकर गुजरा। वो लगभग हर दिन पदपर्न सेबर आर्ट की गुप्त तकनीक के बारे में इस हद तक सोचता रहता था कि वो लगभग पागल हो जाता था। जब वो एक खाली इलाके से गुजरा तो उसने गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा। लेक्चरर माली युवाओं के एक समूह पर भड़क उठे थे। ध्येय ऊंचा रखो। ऐसा न करने से केवल औसत दर्जे का परिणाम मिलेगा। क्या तुम समझ रहे हो? लेक्चरर माली गुस्से से चिल्लाए। मैं तुमको अच्छा से सीखने के लिए कह रहा हूं, बुरा नहीं। ऐसा करने से मामला और बिगड़ेगा। यदि तुम पवित्र तत्व पड़ाव तक नहीं पहुंचते हो तो तुम लोग जीवन भर असफल रहोगे। यदि तुम पवित्र तत्व पड़ाव तक पहुंचते हो तो 20 वर्ष की आयु में तुमको दानवों से लड़ने के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यदि तुमने अभी पसीना नहीं बहाया तो भविष्य में तुम्हारा खून बहेगा और तुम्हारी जान चली जाएगी। मुश्किल से सेना के आधे लोग लड़ाई में जीवित बचते हैं। क्या तुम लड़ाई के मैदान में मरने या गौरव के साथ लौटने की आशा करते हैं? देखो, वो अग्रज परिवार की वरुण अग्रज है। वो 13 साल की उम्र में पदपर्न सेबर आर्ट के महान महारत पड़ाव तक पहुंचने में कामयाब रहा और हमारे छाया झील अकादमी के शिखर नदी समूह में प्रवेश किया। खुद डीन उसे से पढ़ाते भी है। सेबर आर्ट में महारत हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल कड़ी मेहनत है। मैंने सुना है कि वरुण अग्रज हर दिन घर पर प्रैक्टिस करने में कई घंटे बिताता है। आप लोगों के बारे में क्या आपने स्वयं पर विचार किया है? ध्येय ऊंचा रखो। ऐसा न करने से केवल औसत दर्जे का परिणाम होगा। मैं चाहता हूं कि आप वरुण से सीखें, समझे? लेक्चरर माली के चिल्लाने पर युवाओं के समूह ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे दहाड़ कर रुके, लेक्चरर माली पास से गुजर रहे वरुण को देखकर मुस्कुराए। वरुण ने जवाब में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन घर जाने से पहले उसकी आंखें अचानक चमक उठी। अपनी हवेली में लौटने पर वरुण तुरंत पढ़ने के लिए चला गया। ध्येय ऊंचा रखो। ऐसा न करने से केवल औसत दर्जे का परिणाम होगा। अगर मुझे सीखना है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ से सीखना होगा। वरुण ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठी और वह और अधिक उत्साहित हो गया। अगर मैं किसी से सीखना चाहता हूं तो मुझे सबसे मजबूत संत मंडल एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। इतिहास के सबसे मजबूत अस्तित्व से सीखना ही ऊंचा ध्येय रखना है। जो अजेय एक्सपर्ट इतिहास में अपना नाम छोड़ने में कामयाब रहे, उनमें से अधिकांश का निधन हो चुका था, लेकिन उनकी जीवनियां हजारों वर्षों के बाद भी प्रचलन में रहीं। उनकी जीवनियों में उनके विचार समाहित हैं। वरुण ने अपना सिर उठाया और बुकशेल्फ पर रखी किताबों को देखा। जब मैं छोटा था तो बाबा और माँ ने मुझे कई संत मंडल एक्सपर्ट्स की कहानियां पढ़कर सुनाई थी। उन्होंने मेरे लिए कई किताबें खरीदी थी। उसने सहजता से एक किताब उठाई और उसे पलट दिया। पुस्तक में संत एक्सपर्ट भुवन कुमार का वर्णन किया गया था, जो अपने समय में सबसे शक्तिशाली संत बने थे। अभिलेख के अनुसार भुवन कुमार पहाड़ों में पले बड़े थे और उन्होंने कभी किसी प्रसिद्ध गुरु से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनके एकमात्र रिश्तेदार की मृत्यु उन्हें सेबर चित्र रुखमुद्रा सिखाने के बाद ही हो गई। वे प्रतिदिन 8 घंटे सेबर चलाने की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने बिना कोई अन्य तकनीक सीखे 10,000 बार अपनी सेबर को चलाने की प्रैक्टिस की। पहाड़ों की गहराइयों में अकेले रहते हुए ये सिलसिला 20 साल तक चलता रहा। जब तक उन्होंने पहाड़ों को छोड़ा तब तक वे बिना ज्यादा कुछ जाने बाहरी दुनिया में आ गए। पवित्र तत्व पड़ाव की ताकत के साथ उनका सेबर चलाना ही एक अखंडता पड़ाव एक्सपर्ट को मारने के लिए काफी था। उनकी सेबर आर्ट पहले ही अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक बार जब इस बात की खबर फैली तो प्रसिद्ध विद्यांचल पहाड़ ने तुरंत उसे भर्ती करने की पहल की और उसे अपना शिष्य बना लिया। इसके कारण वो संत एक्सपर्ट बनने के मार्ग पर चल पड़े। किताब बहुत लंबी थी और इसमें भुवन कुमार के संत एक्सपर्ट बनने के बाद की कई कहानियां भी दर्ज थीं। इन्हीं कहानियों की वजह से भावी पीढ़ियों के मन में उनके लिए आदर था। साधना के मामलों के संदर्भ में बहुत कम उल्लेख किया गया था। एकमात्र उल्लेख था प्रतिदिन 8 घंटे 20 सालों तक 10,000 बार अपनी सेबर चलाना। वरुण के लिए यह इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति थी। यदि कोई एक्सपर्ट धीरे धीरे सेबर आर्ट का उपयोग करता है तो भी 10,000 बार सेबर चलाने के लिए 2 घंटे पर्याप्त है। वरुण ने भौहें चढ़ा दी। फिर भी उसने हर दिन 8 घंटे बिताए, जिसका मतलब है कि सेबर की हर चाल उसकी ताकत को दर्शाती है। सेबर चलाने से पहले वह अपना दिल और दिमाग इसमें लगाता है। एक के बाद एक सेबर की हर चाल तैयार होने से पहले शक्ति जमा करेगी। 10,000 बार ऐसा करने पर ही 8 घंटे लगेंगे। अपना दिल और दिमाग इसमें लगाना, उसी चाल की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ संख्या के माध्यम से। वरुण ने अपनी टेबल के सामने से एक ब्रश उठाया और एक और संत एक्सपर्ट की जीवनी पढ़ने से पहले उसे रिकॉर्ड कर लिया। संत एक्सपर्ट की क्षमता हासिल करने के लिए समानताएं खोजने के लिए उसे कई संत एक्सपर्ट की जीवनियों से सीखने की जरूरत थी।
ध्येय ऊंचा रखो, ऐसा न करने से केवल औसत दर्जे का परिणाम होगा। अगर वो सीखना चाहता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ से सीखना होगा। उसे पूरे इतिहास के सभी अजेय संत एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। कियान चाचा, वरुण ने अचानक पुकारा। जी छोटे मास्टर, बाहर से आवाज आए। अपने साथ 2 लोगों को ले जाओ और मेरे लिए बाजार से सभी संत एक्सपर्ट की जीवनियां खरीदो। वहां कुछ ताकतवर संत वंश की शैक्षणिक सामग्रियां भी होगी। मेरे लिए प्रत्येक में से एक खरीदो। जल्दी ले आइए, वरुण ने कहा। ठीक है, मैं अभी ले आता हूं, कियान चाचा ने तुरंत जवाब दिया। वरुण ने आत्मकथाएं ध्यान से पढ़ी। इनमें से कई बड़े कुलों द्वारा प्रचार के लिए अपने किसी विशेष पूर्वज के बारे में लिखी हुई थी। उनमें से कुछ स्वतंत्र रूप से आम लोगों द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि आम लोगों की बातों में वे संत एक्सपर्ट्स वास्तव में प्रसिद्ध थे। कुछ सबसे प्रसिद्ध संत एक्सपर्ट्स की जीवनियों के दर्जनों अलग आवृत्तियां थी। कुछ संप्रदायों ने खुद की इच्छा से संत एक्सपर्ट्स के लिए जीवनियां लिखी थी। इनमें सबसे अधिक बड़ा चढ़ाकर बताने वाली आत्मकथाएं ही थीं। इन्हें लिखने वाले संत एक्सपर्ट्स को आशा थी कि उनके वंशज उनके कार्यों को याद रखेंगे। ये जीवनियां मुख्यतः कहानियां कह रही हैं। कभी कभी एक पुस्तक के केवल कुछ वाक्य ही मेरी साधना के लिए उपयोगी होते हैं। ये भी संभव है कि मुझे किसी एक जीवनी में कुछ भी उपयोगी न मिले। साथ ही इनमें से कुछ कहानियां ज्यादा भरोसेमंद हैं और कुछ कम भरोसेमंद हैं। उन्हें उपयुक्त रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। आखिरकार वरुण एक संत वंश से था। छाया झील एकेडमी के लोगों के मार्गदर्शन की वजह से उसकी नींव बहुत मजबूत थी। उसकी सर्वोत्कृष्ट सेबर आर्ट महान महारत के पड़ाव तक पहुंच चुकी थी और वह एकता मंडल तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर थे। ऐसी नींव के साथ वो प्रत्येक जीवनी की महत्व को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम था। एक जीवनी में वरुण ने उत्तरी तलवार सम्राट की एक कहावत देखी जो उनके वंशजों के लिए निर्देशित थी। अपने दिल और दिमाग को तलवार के अभ्यास में न लगाना किसी को केवल तलवार का गुलाम बना देता है। केवल अपना दिल और दिमाग प्रशिक्षण में लगाकर ही आप तलवार के महारथी बन सकते हो। जैसे ही उसने इन शब्दों को देखा, उसने सोचा, उत्तरी तलवार सम्राट ने जिस वंशज की ओर संकेत किया था वह एक अखंडता पड़ाव का एक्सपर्ट था। पुरानी तलवार तकनीक को कम से कम एकता मंडल तक पहुंचना चाहिए था। उस एक्सपर्ट ने अपने सामान्य प्रशिक्षण के दौरान अपना दिल और दिमाग तलवार की प्रैक्टिस में लगाया होगा, लेकिन फिर भी उत्तरी तलवार सम्राट ने कहा कि स्पष्ट रूप से उस अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट ने अपना दिल और दिमाग अपनी प्रैक्टिस में लगाने पर विचार नहीं किया। वरुण ने संत एक्सपर्ट्स की जीवनियों को पढ़ना जारी रखा। कभी कभी किसी विशेष संत एक्सपर्ट्स के सिद्धांतों या कुछ कार्यों द्वारा छोड़ी गई कहावतों ने वरुण को अटकलें लगाने के लिए प्रेरित किया। सामान्य लोगों के लिए ये केवल एक कहानी थी, लेकिन प्रेरणा की तलाश कर रहे किसी व्यक्ति की नज़र से संत एक्सपर्ट की ताकत के पीछे के कारणों को देखा जा सकता है। भरपेट खाने का एक कौशल, मारने का एक कौशल, आपको बस बिना दिखावे के एक कौशल की आवश्यकता है। ये एक जीवनी में दिया गया उदाहरण था। ये 3000 साल पहले एक शक्तिशाली एक्सपर्ट्स आसुरी सेबर संत वशिष्ठ वर्मा और उनके शिष्य के बीच हुई बातचीत से आया था। उज्जैन प्रांत में आसुरी सेबर संत वशिष्ठ वर्मा की कहानियों की कुल 15 आवृत्तियां बेची गई थी। उनमें भरपेट खाने के एक कौशल, स्किल के समान ही बातें थीं। मारने का एक कौशल, आपको बस बिना दिखावे के एक कौशल की जरूरत है। वरुण ने भी इसे दर्ज किया। जीवनियों के अलावा उसने प्रसिद्ध संत वंशों की पारिवारिक शिक्षाओं को भी महत्व दिया। पारिवारिक शिक्षाएं संत एक्सपर्ट्स के द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी। आमतौर पर कहें तो संत एक्सपर्ट्स का मानना था कि वे बेहद महत्वपूर्ण मामले थे। जितना अधिक उसने रिकॉर्ड किया, वो उतना ही ज्यादा शौक में चला गया। ध्येय ऊंचा रखो, ऐसा न करने से केवल औसत दर्जे के परिणाम ही प्राप्त होंगे। इतिहास के सबसे शक्तिशाली संत एक्सपर्ट से सीखना सच में अच्छा है। हालांकि जीवनियां केवल प्रेरणा की सीढ़ियां मात्र है। मजबूत नींव के बिना किसका भी भटकना बहुत आसान है। वरुण को इसका एहसास हुआ क्योंकि उसने देखा कि ज्यादातर वंशों की पारिवारिक शिक्षाएं सीखने वाले को साधना की नींव पर जोर देने को बताती है। परिवार के सभी सदस्यों को अकेडमी में प्रवेश करना होगा तो साधना की पूरी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अकेडमी की स्थापना दुनिया के सबसे पुराने संप्रदाय विंध्याचल पहाड़ संप्रदाय के द्वारा की गई थी। वे महान गुप्त साम्राज्य के हर बड़े शहर में अपनी शाखा खोल चुके थे और सभी अकेडमी की शिक्षा प्रणाली विंध्याचल पहाड़ द्वारा स्थापित की गई थी। केवल अकेडमी में साधना करने से ही कोई मजबूत नींव, साधना की फाउंडेशन को पा सकता था। बेशक इसने उसे सिर्फ बेसिक बातें सिखाई। उसका सेबर आर्ट एकता मंडल तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर थी। अकेडमी ने उसे 7 सालों की साधना में वो सब कुछ सिखाया गया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। अब उसे चीजों का स्वयं पता लगाने की जरूरत थी। मेरी नींव ही पर्याप्त मजबूत है। अब मुझे सफलता हासिल करने के लिए आखिरी कदम की आवश्यकता है। आज मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है उसमें से ज्यादातर ने मुझे प्रेरित किया है। हालांकि कोई जल्दी नहीं है। इसे पक्का करने से पहले मैं इन पुस्तकों को पूरा पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं उन्हें भरोसेमंद मानूं, मुझे कम से कम 3 संत एक्सपर्ट्स की जरूरत है जिन्होंने समान साधना सिद्धांतों को अपनाया हो। दिन ब दिन वरुण ने लगातार बढ़ती मात्रा में ज्ञान इकट्ठा और पक्का किया। उसने छाया झील एकेडमी के कठोर कानून को भी शामिल किया
वे वो साधना के नियम थे जिन्हें विंध्याचल पहाड़ संप्रदाय ने शिला पर मुद्रित किया था। दोनों को मिलाने से वरुण को साधना के बारे में और भी अधिक समझने में मदद मिली। ये पूरा हो गया। शाम को वरुण ने अपनी किताब देखी और मुस्कुराया। ये 5 दिन मेरी साधना के पिछले 5 सालों से भी अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। वरुण ने उत्साह से किताब को देखा। अब उसकी साधना की समझ और भी गहरी हो गई थी। साधना करने के पहले नियम हर किसी की नींव के अत्यधिक महत्व पर जोर दिया। ये एक घर की नींव के समान था। अकेडमी में प्रवेश करना और पूरे साधना प्रणाली से गुजरना सबसे अच्छा विकल्प था। साधना करने के दूसरे नियम में वारंवारिता, चीजों को दोहराना पर बल दिया गया। चाहे कोई भीतर से कितनी भी कल्पना कर ले, उसकी तुलना 10,000 बार प्रैक्टिस करने से नहीं की जा सकती। किसी के सेबर को 10,000 बार चलाने और संगीन आया बिंदु को प्रतिदिन दोहराने जैसी चीजों का उल्लेख 12 संत एक्सपर्ट्स द्वारा किया गया था। साधना करने का तीसरा नियम था भरपेट खाने का एक कौशल। ये दूसरी नियम के जैसा ही था। दुश्मनों को मारने के लिए उसे केवल एक कौशल्य की आवश्यकता थी। यदि उसने एक कौशल्य को चरम तक सीख लिया तो यह और 10 शक्तिशाली हत्यारी चालों को विकसित करने की तुलना में ज्यादा काम का होगा। साधना करने के चौथे नियम में साधना की कठिनाइयां शामिल थी। भले ही किसी ने कठिनाइयां सहन की हो और साधना करने के लिए अपने बहुत मेहनत की हो, फिर भी वे केवल नौसिखिए ही माने जाएंगे। केवल वे ही बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं जिन्होंने वास्तव में खुद को साधना में डुबाने में आनंद लिया और हर कदम की गहनता का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने उत्तरी तलवार सम्राट के शब्दों के पीछे के वास्तविक अर्थ को भी समझा। अपने दिल और दिमाग को तलवार के प्रशिक्षण में न लगाना किसी को केवल तलवार का गुलाम बना देता है। केवल अपना दिल और दिमाग प्रशिक्षण में लगाकर ही आप तलवार के महारथी बन पाएंगे। सामान्य साधकों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन इसमें उन्होंने अपना दिल नहीं लगाया। वास्तविकता में तलवारबाजी का आनंद लेना, उसके लिए जुनूनी हो जाना, सभी बाहरी चीजों का त्याग देना और एक पागल दानव, इसका मतलब दानव लोगों को मारने के लिए पागल होते हैं, वैसे ही एक लक्ष्य पर ध्यान देना की तरह पूरी तरह से प्रशिक्षण में गुमसुम हो जाना वाला ही एक बड़ा खिलाड़ी, इसका मतलब ज्यादा ताकतवर होने से है, बन सकता है, नहीं तो सिर्फ एक नौसिखिया ही बना रहेगा। पांचवा नियम दिन में प्रगति करो, महीनों में बदलाव आएगा, अंततः सफलता मिलेगी। छठा नियम कुल 9 नियम थे। सभी नियमों में कम से कम 3 संत एक्सपर्ट्स का उल्लेख था। इसके अलावा वरुण को जो कुछ भी पता था, उसे समझने के बाद उसे वे सही लगे। मैं हर दिन कई घंटे थकने तक सेबर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना थका हुआ था। मैं बस अपने दांत भींचकर इसे सह लूंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपना दिमाग और दिल इसमें लगता हूं। मुझे हर कदम पर सोचते हुए खुश रहकर सेबर आर्ट में खुद को डुबोने की जरूरत है। वरुण को लगा कि यह उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। शुरुआत में प्रैक्टिस बहुत थका देने वाली थी। आमतौर पर वो दोपहर में 2 घंटे पेंटिंग करता था। यह उसका एकमात्र शौक था। यह उसका बचपन से ही शौक था। पेंटिंग के माध्यम से उसकी प्रैक्टिस शारीरिक साधना है कि सारी थकान भूल जाती थी और उनका दिल भी बेहद शांत हो जाता था। इससे उसे एक के बाद एक वर्ष तक टिके रहने की हिम्मत मिली। अब ऐसा लग रहा था कि चीजों के बारे में उसका दृष्टिकोण गलत था। अतीत में मैं मेहनत करने वाला लगता था, लेकिन अंत में मैं सिर्फ एक नौसिखिया था। अब खुद को और रोक नहीं पाऊंगा। वरुण ने किताब नीचे टेबल पर रख दी और अध्ययन कक्ष से बाहर आंगन में चला गया। आंगन में उसने अपनी उच्च स्तरीय सेबर आर्ट, पदपर्न सेबर आर्ट की प्रैक्टिस को शुरू किया। पहले के विपरीत उसने केवल पदपर्न सेबर आर्ट के पहले रुख, सेबर की रुख मुद्रा का उपयोग किया। उसने बाकी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि उसने पूरी तरह से अपने सेबर आर्ट पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि दुनिया में सिर्फ उसके हाथ की सेबर ही थी। फिर उसने अपनी सेबर से वार किया। वो सेबर की खामोशी को महसूस कर पा रहा था क्योंकि वो म्यान से बाहर थी। वो समझ सकता था कि सेबर आर्ट अभी भी वही पुरानी सेबर आर्ट है, लेकिन उसकी मानसिकता बदल गई थी। उसने जो देखा वह भी बदल गया। जब वो छोटा था तब से उसने तीव्र सेबर को चुना था क्योंकि वो इसे अपने दिल की गहराइयों से पसंद करता था। ये पूरी तरह से थका देने वाले, हर रोज दोहराने वाले प्रशिक्षण के कारण था जिसने उसके जुनून को खत्म कर दिया। लेकिन आज जब उसने अपनी मन की दशा बदली, तो उसने एक बार फिर शरीर और दिमाग दोनों का उपयोग करके अपनी सेबर आर्ट पर ध्यान केंद्रित किया। प्यार की भावना जागृत थी। सेबर खुली धीरे से हुई थी। एक पेंटिंग में सेबर चलाने की दिशा से सुंदर स्ट्रोक बने थे। उसने हर वार के साथ सेबर चलाने की दिशा को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश की, जिसके हर वार से उत्पन्न हवा तेज हो गई। सच में ताकतवर सेबर तकनीकों में एक सुंदरता थी, और वरुण की सेबर तकनीक इस स्तर तक पहुंच रही थी। उसने एक ही चाल को बार बार दोहराया, अपनी सेबर चलाते समय तेजी से और अधिक बिना आवाज किए वार करने की कोशिश की, और लगातार बढ़ती गति से हवा को काटने की कड़ी मेहनत की। संतुष्ट होने से पहले उसने इसे 50 बार दोहराया। प्रैक्टिस करने का यही तरीका होना चाहिए। वरुण उत्साहित था, और फिर उसने दूसरा रुख घूमती चंद्र मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद वरुण ने बादल परिवार के एक अंडरग्राउंड हॉल में साधना के नोट्स संकलित किए। धू हॉल के बीच में बैंगनी कलर की लपटें उठी।
आग की लपटों के बीच एक काले बालों वाला श्रेष्ठ कमल की मुद्रा में बैठा था। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। पिताजी, आपने मुझे बुलाया। अंगद ने सम्मानपूर्वक मेन हॉल तक चला गया, लेकिन उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। दूर से भी वो गर्मी महसूस कर सकता था, जिसके कारण उसकी ओर बढ़ती हुई हवा बिगड़ रही थी। अंगद, काले बालों वाले श्रेष्ठ ने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें शांत थीं। मुझे अभी एक समाचार मिला। अग्रज परिवार की वो बुढ़िया शांतसागर पास पर दानवों से बचाव करते समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वो संभवतः ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। उसे अगले कुछ दिनों में उज्जैन लौट आना चाहिए। अंगद आश्चर्यचकित था। पिताजी, क्या आप वृत्तिका अग्रज की बात कर रहे हैं? हाँ, काले बालों वाले श्रेष्ठ ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या ये कोई गलती हो सकती है? अंगद को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि वृत्तिका अग्रज बातों को अंदाजा लगाने में सर्वश्रेष्ठ है? 5 किलोमीटर के अंदर की कोई भी चीज उनसे छिप नहीं सकती। उसे सबसे आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, तो वह अचानक गंभीर रूप से घायल कैसे हो गई? इसमें कोई गलती नहीं है, काले बालों वाले श्रेष्ठ ने ठंडे स्वर में कहा। महाराज समुद्रगुप्त ने उसके लिए कई उच्च कुशल डॉक्टरों को नियुक्त किया, लेकिन उस बुढ़िया की चोटें बहुत गंभीर है। उसे कोई नहीं बचा सकता। शांतसागर पास पर अब ये कोई रहस्य नहीं है। यदि वो लड़ना जारी नहीं रखती है और अपमानजनक जीवन जीती भी है, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 8 साल और जिंदा रहेगी। अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी तो उसकी उम्र और भी कम हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक। अंगद ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। वृत्तिका अग्रज के बिना क्या अग्रज परिवार खत्म नहीं हो जाएगा? उज्जैन प्रांत के 5 संत वंश जल्द ही 4 हो जाएंगे। काले बालों वाले श्रेष्ठ ने सिर हिलाया। एक संत मंडल का एक्सपर्ट ही वो वजह है जिससे संत वंशों की नींव सही सलामत रहती है। इसी तरह संत एक्सपर्ट के बिना एक परिवार सामान्य हो जाता था। काले बालों वाले श्रेष्ठ ने ठंडे स्वर में कहा, अग्रज परिवार उज्जैन में इतने सारे महत्वपूर्ण पदों और हितों पर कब्जा करने का अधिकार भी खो देगा। तो ठीक है, तुम्हें अग्रज परिवार के पास जाना चाहिए ताकि ईशानवी और वरुण अग्रज नाम वाले उस लड़के का बीच विवाह समझौते को मांगो और उसे मौके पर ही फाड़ दो। अभी का अग्रज परिवार हमारे साथ विवाह गठबंधन में शामिल होने के लायक नहीं है। जी पिताजी, अंगद ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि उस बुढ़िया के मरने से पहले उनके साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद काले बालों वाले श्रेष्ठ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां से अंगद बादल चुपचाप चला गया। क्या विवाह अनुबंध को रद्द किया जा रहा है? ईशानवी ने सदमे में अपने पिता को देखा। क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था? वह अचानक अपना मन क्यों बदल रहे हैं? मैं सिर्फ तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। अंगद मुस्कुराया। आज हम अग्रज हवेली जाएंगे तुम्हारी सगाई रद्द करने के लिए। ईशानवी यह पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या अग्रज परिवार विवाह अनुबंध को शांति से सौंप देगा? वे करेंगे, अंगद बादल ने आत्मविश्वास से कहा। उसके पिता को एक अच्छे दोस्त से खबर मिली थी कि अग्रज परिवार को उनके पूर्वज की होने वाली मौत के बारे में पहले से ही पता था। ये बड़े परिवार खुद को अच्छी तरह से जानते थे। हट करने से उनका अपमान ही होगा। ईशानवी ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं बस सगाई रद्द करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती और हमारे परिवारों के बीच के अच्छे रिश्तों को बर्बाद नहीं करना चाहती। आप अग्रज चाचा को चर्चा के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते? इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अंगद मुस्कुराया। ठीक है, यह मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। बस घर पर रहो और अच्छी खबर का इंतजार करो। छाया झील अग्रज हवेली में पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद भले ही वरुण ऊर्जावान और उत्साहित था, फिर भी उसे अपनी ऊर्जा की थकावट के कारण आराम करना पड़ा। वो स्टडी रूम में वो काम शुरू करने के लिए आया जो वो प्रतिदिन करता था, पेंटिंग। टेबल पर कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसके बगल में एक सुंदर रंग पैलेट था। उसमें रखे सभी रंग उच्च गुणवत्ता के थे। वरुण ने अपने दिल से पेंटिंग करना शुरू किया। उसे बचपन से ही पेंटिंग बनाना था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी माँ पेंटिंग में अच्छी थी और उन्होंने उसे पेंटिंग बनाना सिखाया था। जब वो छोटा था तो यही उसे सबसे ज्यादा पसंद था। कल्पना कीजिए कि एक 3 साल का बच्चा लगभग 8 घंटे तक लगातार पेंटिंग करता है, इस हद तक कि वो थकान को शिकायत किए बिना और खाना खाने को भी भूल जाता था। रंगों से कपड़े गंदे होने के बावजूद वो हंसता रहता था। उनकी माँ ने कहा था, मेरा बेटा बेहद प्रतिभाशाली है, वो निश्चित रूप से दुनिया के नंबर 1 कलाकार बनेंगे। हर पेंटिंग अपने वजन के बराबर सोने की होगी। उनका जन्म अग्रज परिवार में हुआ था। उसके माँ बाबा उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो लापरवाह था। हालांकि जब वो 6 साल का था तब एक बड़ी आपदा में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। उसकी माँ भी अपवाद नहीं थी। उसके बाबा ने अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा की और उज्जैन प्रांत चले आए तो उसने साधना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। हालांकि वो अब भी हर दिन 2 घंटे पेंटिंग करते थे। जब भी वो पेंटिंग करता तो वह प्रैक्टिस की अपनी थकान को भूल जाता। उसे ऐसा महसूस होता था कि मानो वो उस समय में लौट आया हो जब वो छोटा था। उसकी माँ उसे संकेत देती थी और उसका मन अतुलनीय रूप से शांत होता था। अब वो 15 साल का हो गया था। 10 सालों से ज्यादा समय तक पेंटिंग करने और कई निपुण कलाकारों द्वारा सिखाए जाने के बाद उसने बहुत पहले ही अपने शिक्षकों को पेंटिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया था।
उसकी माँ सही थी। उसकी प्रतिभा सच में उत्कृष्ट थी, कम से कम सेबर आर्ट के प्रति उसकी प्रतिभा से अधिक। लेकिन उसका क्या फायदा? क्या सर्वश्रेष्ठ कलाकार दानवों को मार सकता है? ठक ठक ठक, रूम के बाहर दरवाजे पर जल्द ही दस्तक हुई। हो, वरुण ने उत्सुकता से बाहर देखा। जब मैं आमतौर पर पेंटिंग करता हूं तो कोई मुझे परेशान नहीं करता। क्या चल रहा है? उसने ब्रश नीचे रखा, फिर दरवाजा खोला। उसके पिता विशंभर अग्रज बाहर खड़े थे। उनकी प्रसन्न मुस्कान चेहरे पर नहीं थी, उनके अभी के हाव भाव बहुत गंभीर थी। वरुण, जल्दी से मेरे पीछे पूर्वज बंगले पर चलो, विशंभर अग्रज ने कहा। ठीक है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही अपने पिता के पीछे चल दिया। बाबा, आप हाल ही में पूर्वज बंगले में बार बार क्यों आ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं है, विशंभर ने विस्तार से नहीं बताया। तो फिर अब हम पूर्वज बंगले की ओर क्यों जा रहे हैं? वरुण ने फिर पूछा। एक जूनियर सदस्य के रूप में वो सालाना उंगलियों पर गिना जा सके इतनी बार पूर्वज बंगले का दौरा करते थे। विशंभर ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, ये ईशानवी बादल के साथ तुम्हारी सगाई के बारे में है। हमने अपने परिवारों के बीच चर्चा के बाद सगाई रद्द करने का फैसला किया। सगाई रद्द करने का फैसला? वरुण हैरान था। बाबा, इसे अचानक रद्द क्यों किया जा रहा है? तुम इसे रद्द करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्या? विशंभर ने अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। वैसा कुछ नहीं है, वरुण ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं ईशानवी से हर कुछ महीनों में केवल एक बार मिलता हूँ। हमारे व्यक्तित्व मेल नहीं खाते, इसलिए सगाई का रद्द होना मेरे लिए ही अच्छी बात है। इस वर्ष वो केवल 15 वर्ष का था। वो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने ईशानवी को एक परिचित और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली छोटी बहन के रूप में देखा, और अधिक कुछ भी नहीं। यह अच्छा है कि तुम ऐसा सोचते हो। हमारे परिवार पहले ही सगाई रद्द करने पर सहमत हो चुके हैं, विशंभर ने कहा। जब हम पूर्वज बंगले पर पहुंचेंगे तो तुम्हें बस सुनना होगा, ज्यादा मत बोलना। वरुण ने सिर हिलाया। जी। अग्रज परिवार का पूर्वज बंगला उज्जैन के पश्चिमी जिले में स्थित था। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वहां 2000 से अधिक वंश के लोग रहते थे। उसके यहाँ बंगला कब्जे वाली जमीन के केंद्र से दक्षिण से उत्तर की ओर आधे किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जा सकती थी। कब्जे वाली जगह का क्षेत्रफल लगभग 8,64,285.713 वर्ग मीटर। अग्रज परिवार की नींव ग्रामीण इलाकों में थी। दानवों के खतरे के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों ने अपनी रक्षा के लिए किले बना लिए थे। हर किले के अंदर लगभग हजारों लोग थे। एक ही कबीले के लोगों का एक किले में इकट्ठा होना बहुत आम बात थी। सहस्राब्दी वंश के लोगों के जन्म लेने के बाद अग्रज परिवार के पास 3 बड़े किले थे और वहां के 10,000 से भी ज्यादा सदस्य थे। उज्जैन प्रांत में इतने बड़े कुछ ही वंश थे। अग्रज वंश की खास बात यह थी कि उनके पास एक संत एक्सपर्ट था। वे तुरंत उज्जैन प्रांत में सर्वोच्च स्थिति वाले 5 प्रमुख संत वंशों में से एक बन गए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पूर्वज बंगला बहुत व्यवस्थित था। गश्त कर रहे वंश के कुछ सदस्यों ने जब दोनों को देखा तो झुके और विशंभर अग्रज का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। विशंभर अग्रज अग्रज परिवार के 3 सबसे मजबूत सदस्यों में से एक थे। उन्हें अभी भी युवा ही माना जाता था और उनके संत एक्सपर्ट बनने की थोड़ी सी आशा भी थी। वो वंश का अगला वंश हेड बन सकता था। वरुण अपने पिता के पीछे पीछे अतिथि कक्ष में चला गया। हॉल के दोनों ओर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। एक तरफ अग्रज परिवार के लोग थे और दूसरी तरफ बादल परिवार के लोग थे। हालांकि माहौल स्पष्ट रूप से बिल्कुल ठीक नहीं था। एक नज़र में वरुण बता सकता था कि उसके परिवार के श्रेष्ठ बहुत अच्छे मूड में नहीं दिख रहे थे। विशंभर भाई भी आ गया। अगद बादल खड़ा हुआ और मुस्कुराया। क्या तुम विवाह अनुबंध लेकर आए हैं? हाँ, विशंभर अग्रज ने थोड़ा सिर हिलाया। अगद ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्य श्रेष्ठों को सगाई रद्द करने पर कोई आपत्ति तो नहीं है। मेरा मानना है कि यह आपके लिए भी ऐसा ही है। क्या मैं सही हूँ, भाई विशंभर? विशंभर अग्रज वहीं खड़ा रहा और हंसा। यदि दोनों वंशों का विवाह के माध्यम से घनिष्ठ संबंध बनाने का इरादा है तो यह अच्छा होगा। हालांकि अब कोई इरादा नहीं लग रहा है, इसलिए सगाई को जल्दी रद्द करना बेहतर ही होगा। यह विवाह अनुबंध है। उसने एक कागज निकाला और दोनों हाथों से अगद को दे दिया। अगद ने अनुबंध मिलने के बाद उसे खोला और करीब से देखा। उस पर हस्ताक्षरित नामों को देखकर उसने थोड़ा सिर हिलाया। यह बेशक वही विवाह समझौता था। दोनों पूर्वजों की लिखावट नकली नहीं बनाई जा सकती थी जो अनुबंध पर थी। अग्रज परिवार के एक गंजे पतले श्रेष्ठ ने कहा, अगद, विवाह समझौते को यहीं फाड़ दो। हाँ, क्या आप चिंतित हैं कि मैं इसे एक महत्वपूर्ण क्षण पर अनुबंध को वापस लाऊंगा और वरुण अग्रज को मेरी बेटी से शादी करने के लिए इसका उपयोग करूंगा? अगद हंसा। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी बेशर्मी नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही अगद ने विवाह अनुबंध को फाड़ दिया। मैंने पहले ही विवाह अनुबंध फाड़ दिया है। यहाँ का हर कोई गवाही दे सकता है। अब आप सभी निश्चिंत हो सकते हैं। अगद मुस्कुराया जब उसकी नजर अग्रज परिवार के श्रेष्ठों पर पड़ी। मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बोलते बोलते वो बाहर चला गया। बादल परिवार के बाकी के सदस्य भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब वो वहां से गुजरा जहां वरुण था तो अगद रुक गया और मुस्कुरा दिया।
मेरे प्यारे भतीजे, ध्यान रखना, अब तुम्हारा मेरी बेटी ईशानवी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई भी संबंध नहीं है, वरुण ने उत्तर दिया। तभी अंगद ने अपना सिर हिलाया और सभी को लेकर चला गया। विशंभर ने अंगद बादल को जाते हुए देखा और थोड़ी सी भौहें चढ़ा ली। उन्होंने शांति से कहा, वरुण, सगाई रद्द कर दी गई है, तुम वापस जा सकते हैं। मेरे पास अभी भी ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। जी। वरुण ने श्रेष्ठों की ओर देखा और आज्ञाकारी ढंग से चला गया। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अतिथि कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। मोमबत्ती की रोशनी से कक्ष जगमगाता रहा। ये क्या बात हुई, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। गंजे पतले श्रेष्ठ ने छड़ी को जमीन पर पटक दिया, जिससे हल्की बहरा कर देने वाली आवाज पैदा हुई। ऐसा लगा कि जैसे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। क्या हम अपनी चमड़ी मोटी करके विवाह बंधन में बंध सकते हैं? एक सांवले श्रेष्ठ ने व्यंग्य किया। अगर हमने बादल परिवार के साथ झगड़ा खड़ा करने की हिम्मत की, तो शायद हमें बादल परिवार के मुखिया द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सगाई का रद्द हो जाना भी अच्छी बात है। जब ये केवल दो बच्चों के बीच विवाह की बात है, तो बादल परिवार पर दबाव डालने के लिए सगाई का उपयोग करना क्या उपयोगी होगा? बादल परिवार बस हमसे द्वेष रखेगा। विवाह गठबंधन एक दूसरे की सहायता करने के लिए है। यदि हम शत्रु होते तो मित्रता न करना ही बेहतर होता। ये शादी हमारे अग्रज परिवार के लिए ईमानदारी से कहे तो मामूली थी। तीसरी बहन की चोटों ने हमारे अग्रज परिवार की नींव को हिला दिया है। एक खूबसूरत श्रेष्ठ ने अपने आगे वाले मोटे श्रेष्ठ की ओर देखते हुए कहा, वंशहेड, क्या हम तीसरी बहन की चोटों का इलाज नहीं कर सकते? मोटे श्रेष्ठ ने भौहें सिकोड़ ली। तीसरी बहन 2 दिनों में उज्जैन लौट आएगी। जब ऐसा होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। विशंभर ने सुना और भौहें सिकोड़ ली। अग्रज परिवार का स्तंभ ढहने के कगार पर था। अग्रज परिवार के श्रेष्ठ भी चिंतित थे। अग्रज परिवार ने इस खबर को गुप्त रखा और केवल बड़ों को ही इसके बारे में पता था। यदि ऐसी खबर फैलती तो 10,000 से अधिक वंश के सदस्य दहशत में आ जाते। इससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाती। अब संत वंश के अन्य 4 कुलों के बड़े लोग भी जानते थे, लेकिन उन्होंने भी इसका प्रसार नहीं किया। उन्हें डर था कि उनके अज्ञानी जूनियर अग्रज परिवार को नाराज कर देंगे। आखिरकार वृत्तिका अग्रज अभी तक मरी नहीं थी। भले ही वो मर गई हो, उसके कई संत एक्सपर्ट दोस्त थे। हालांकि उसके संत एक्सपर्ट दोस्त तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि चीजें हद से बाहर न चली जाए। संत एक्सपर्ट के बिना अग्रज परिवार कई भारी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम नहीं होगा। यदि वे अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते तो स्वाभाविक रूप से वे इतनी ज्यादा ताकत का आनंद नहीं ले पाएंगे। जिम्मेदारियां और शक्ति समान थे। नश्वर मंडल से लेकर सम्मानित संत मंडल एक्सपर्ट तक वर्तमान में कोई भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। जब तक कोई नश्वर व्यक्ति पवित्र तत्व पड़ाव में पहुंचता है, उसे 20 साल की उम्र में 5 साल तक सेना में सेवा करनी होगी, वो भी लिंग की परवाह किए बिना। स्त्री पुरुष समानता, केवल आधे ही जीवित वापस लौटेंगे। हालांकि लोग फिर भी पवित्र तत्व पड़ाव तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि राज्य न्यायालय के नियमों ने उन्हें कई व्यवसायों से मना कर दिया था जो पवित्र तत्व पड़ाव से नीचे थे। यदि वे इतने कमजोर थे कि सेना के लिए उनका कोई महत्व नहीं था, तो वे केवल निचले स्तर पर खेती करने वाले ही हो सकते हैं और सबसे दयनीय जीवन जी सकते हैं। इस दुनिया में किसान की कोई कीमत नहीं है। जहां तक संतों की बात है, वे मानवता की रीढ़ थे। प्रत्येक संत ने अपना पूरा जीवन लड़ने और लोगों की सुरक्षा करने में बिताया था। भले ही वे आराम करने के लिए अपने घर लौटते हों, उन्हें अपने शहर की भी रक्षा करनी होती थी। परिणामस्वरूप संत शानदार और ऊंचा जीवन जीते थे। उनके कुलों के लोग उनकी महिमा करते हुए थका नहीं करते थे। जब संत का निधन हो जाता था या उनके वंशवाले इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने में असमर्थ होते थे, तो संत वंश के लोग उनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण पदों से सेवानिवृत्त हो जाता थे। जब वरुण घर पहुंचा तो लगभग अंधेरा हो गया था। वरुण, जल्दी से खाना खा लो। मैंने सुना है कि तुम और विशंभर चाचा पूर्वज बंगले पर गए थे। मुझे लगा कि तुम आज रात के खाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। निधि दलिया और मिठाई खाने बैठी थी। वरुण उसके सामने बैठ गया और एक नौकरानी दलिया का कटोरा लेकर आई। जब उसका मन भटक गया था तो उसने कुछ दलिया पी लिया। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? निधि ने पूछा। वापस होश में आने के बाद वरुण ने लापरवाही से कहा, हमारे परिवारों ने चर्चा के बाद ईशानवी के साथ मेरी सगाई को तोड़ने का फैसला किया है। सगाई टूट गई, ये कहते हुए निधि की आंखें चमक उठी। हाँ, ये तो बस अभी हुआ। विवाह अनुबंध को मौके पर ही फाड़ दिया गया, वरुण ने सिर हिलाते हुए कहा। निधि ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्यों? क्या तुम सगाई रद्द होने से बहुत नाराज हो? तुम हैरान होकर दलिया क्यों पी रहे हो? नहीं, वरुण ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि ईशानवी और मैं एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वो सगाई रद्द होने से खुश है और मुझे भी राहत है। ये हम दोनों के लिए अच्छी बात है। मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? तो फिर तुम असमंजस में क्यों हैं? निधि ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो कुछ ठीक नहीं है, वरुण ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सगाई उस समय दोनों पूर्वजों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। भले ही वे सगाई रद्द करने आए हो, बादल परिवार ने कम से कम अपने 3 नायकों को भेजना चाहिए था।
यह मेरे अग्रज परिवार को सम्मान दिखाने का सबसे बुनियादी तरीका है। हालांकि उन्होंने केवल 5वें और सबसे बेकार बच्चे अंगद बादल को भेजा। क्या वो मेरे अग्रज परिवार को नीची दृष्टि से नहीं देख रहा है? यह मेरा पहला शक है। दूसरी बात, हॉल के अंदर वंशहेड और श्रेष्ठों के चेहरे पर अच्छे भाव नहीं थे, लेकिन शुरू से अंत तक वे पीछे रहे। वंशहेड का स्वभाव इतना अच्छा कब से हो गया? तीसरी बात, जब मेरे बाबा और बाकियों के सामने अंगद आमतौर पर चापलूस, नीच रवैया अपनाता है, परंतु आज तो वो कुछ अधिक ही उद्दंड था। इस तरह के व्यवहार के लिए उसे किसने उकसाया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सगाई रद्द करने के पीछे कोई कारण होना चाहिए। दोनों पूर्वजों के मंजूरी से तय हुई सगाई रद्द क्यों हुई? वरुण ने निधि की ओर देखा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि या तो बादल परिवार को बहुत बड़ा समर्थन मिला है या यह मेरे अग्रज परिवार के कारण है। निधि हैरान रह गई। वरुण, मैं वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने एक बार में इस सब के बारे में कैसे सोचा। ये सिर्फ बेबुनियाद अटकलें हैं। चूंकि बाबा ने मुझे नहीं बताया, स्वाभाविक रूप से उनके पास अपने कारण होंगे। वरुण ने मुस्कुराया। ये सोचना कि जिस व्यक्ति की सगाई अभी रद्द हुई थी वो अभी भी मुस्कुरा सकता है थोड़ा कठिन है। जल्दी करो और अपनी पेस्ट्री खाओ, निधि ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। हाँ हाँ। वरुण ने तुरंत पेस्ट्री उठाई और खाना शुरू कर दिया। मिलते हैं अगले भाग में, तब आप सभी मेरे चैनल एडिशन को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। 9 फरवरी, उज्जैन शहर के बाहर की दलदली जमीन में वातावरण में उदासी छाई हुई थी। चीख, एक उड़ने वाले बीस्ट की मधुर चीख गूंज उठी। बादलों की गड़गड़ाहट की तरह पंखों की आवाज करते हुए एक विशालकाय उड़ने वाला बीस्ट तेजी से नीचे आया। इसकी पीठ पर 2 आकृतियां बैठी थीं। बूम! जैसे ही उड़ने वाला बीस्ट जमीन के पास आया, उसके विशालकाय पंखों से बिजली गिरने से पूरा जंगल कांप उठा। बिजली के बोल्ट नष्ट होने से पहले दूर तक उड़ गए। पंछी की पीठ से 2 आकृतियां उतरी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, दूसरी छड़ी थामे एक बूढ़ी महिला। जूनियर बहन मुस्कान, अब जब मैं अपने घर वापस आ गई हूँ तो तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ, बुढ़िया ने छड़ी का सहारा लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बहन वृत्तिका, अधेड़ उम्र की महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी बहन वृत्तिका पहले इतनी बूढ़ी नहीं थी। उसकी गंभीर चोटों से उसकी उम्र का पता चल गया। हालांकि कोई अभी भी बता सकता है कि जब वो छोटी थी तब वो एक सुंदर औरत रही होगी। मुझे डर है कि इस विदाई के बाद हमारा दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, वृद्ध महिला ने प्रसन्नता से आह भरते हुए कहा। हालांकि मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ कि कम से कम मैं मरने से पहले अपने घर लौट सकी हूँ और आखिरी कुछ साल यहाँ बिता सकती हूँ। युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं वे धूल के ढेर के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। बहन वृत्तिका, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बस एक पत्र भेज देना। मैं, मुस्कान प्रजापति, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने गंभीरता से कहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा जरूर करूंगी, बुढ़िया मुस्कुराए। ठीक है, जल्दी वापस आओ। जैसा हम अक्सर जाने वाले को कहते, आप आइए। जैसे आखिरकार उड़ने वाले बीस्ट की पीठ पर कूदने से पहले अधेड़ उम्र की महिला ने ध्यान से बूढ़ी महिला की ओर देखा। जल्द ही उड़ने वाले बीस्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए और बिजली के साथ उसने शून्यता में जाना शुरू किया। शू बिजली और गड़गड़ाहट के साथ उड़ने वाला बीस्ट आकाश में उड़ गया और क्षितिज में गायब हो गया। वृद्ध महिला ने उज्जैन शहर की ओर देखने से पहले अपने साथी को जाते हुए देखा। वह हंसी। ये घर जाने का समय है। नेचर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मुझे अपनी जड़ों की ओर लौटने की अनुमति दी है। डिंग! जब बुढ़िया ने अपनी छड़ी से जमीन को हल्के से थपथपाया तो लहरों ने उसे घेर लिया। असंख्य लहरें सभी दिशाओं में फैल गई, 1000 फीट के दायरे को घेर लिया। उज्जैन शहर की ओर चलते समय उसने अपनी छड़ी पकड़ रखी थी, जो पूरी तरह से लहरों से ढकी हुई थी। उसका हर कदम सैकड़ों फीट की दूरी तय करता था। जब वह रास्ते में कुछ यात्रा कर रहे व्यापारियों के पास से गुजर रही थी तब भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे हंसते रहे और बातें करते रहे। वो कुछ क्षण बाद शहर के दरवाजे पर पहुंची। उज्जैन शहर। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी पकड़ ली और अपने सामने के राजसी शहर को घूरने लगी। यह उसका घर था, वो स्थान जहां वो तब रहती थी जब वो छोटी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, बुढ़िया मुस्कुराती गई। गेट पर भारी संख्या में लोगों के बावजूद गार्डों सहित किसी ने भी बूढ़ी महिला को नहीं देखा। यह ऐसा था मानो उसका अस्तित्व ही न हो। वो सड़कों से गुजरती हुई अग्रज परिवार की पुश्तैनी हवेली, पूर्वज बंगला, में पहुंची। वो पुश्तैनी हवेली में दाखिल हुई। कई वंश के कई लोग पुश्तैनी हवेली में गश्त कर लगा रहे थे, लेकिन इसी तरह उनमें से कोई भी बुढ़िया को नहीं देख सका। घुट घुट घुट। पुश्तैनी हवेली के एक आंगन के अंदर एक मोटा श्रेष्ठ धीरे धीरे स्वर में शराब पी रहा था। दानवीर, तुम मुझसे घूमर क्या पी रहे हो? आंगन में एक आवाज गूंजी। मोटा श्रेष्ठ डर से कांप उठा। उसने चारों ओर देखा और खुद को ये पूछने से न रोक सका, तीसरी बहन, क्या ये तुम हो? तीसरी बहन? आंगन में हवा से छड़ी के साथ मुस्कुराती हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। तीसरी बहन। मोटे श्रेष्ठ की आंखें लाल हो गईं। वो वृत्तिका का इकलौता छोटा भाई था।
परिवार के अन्य श्रेष्ठ व्यवहारिकता के कारण उसे तीसरी बहन कहकर संबोधित करते थे। अपने हजारों साल लंबे इतिहास के कारण अग्रज वंश बहुत बड़ा हो गया था। परिवार के कई सदस्य कुछ पीढ़ियों से अलग रहना शुरू कर चुके थे। मोटे श्रेष्ठ का नाम देववीर अग्रज था, जो अग्रज परिवार के मौजूदा वंश हेड थे। वो वृत्तिका अग्रज से लगभग 20 वर्ष छोटा थे, इसलिए जब वो छोटा थे तो उनका पालन पोषण वृत्तिका ने ही किया था। इसीलिए वह उसे अपनी बहन और मां दोनों की तरह मानता था। उसके दिल में उसकी बहन हमेशा युवा, सुंदर और सर्वशक्तिमान रही थी। अब उसकी उम्र काफी हो गई है। क्यों रो रहे हो? क्या मैं ठीक से नहीं जी रही हूँ? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरी बहन, क्या तुम सचमुच अपनी चोटों का इलाज करने में असमर्थ हो? मोटे श्रेष्ठ ने पूछा। बुढ़िया ने शांति से कहा, जब तक मैं पूरी ताकत से नहीं लड़ती, मुझे अगले 8 साल तक जीवित रहना चाहिए। मनुष्य बीमारी और मृत्यु से प्रभावित होते हैं, और संत का जीवन काल भी सीमित ही होता है। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अगले कुछ सालों में मुझे अग्रज परिवार को वापस पटरी पर लाने के लिए काफी समय मिलेगा। क्या हुआ जब मेरी गंभीर चोटों की खबर उज्जैन प्रांत तक पहुंची? हमारे परिवार ने बादल परिवार के साथ सगाई रद्द कर दी। यह उस छोटे बच्चे वरुण अग्रज की सगाई थी, मोटे श्रेष्ठ ने कहा। बाकी के 4 संत वंश केवल कुछ गंदी चालों में लगे हुए हैं। उन्होंने वास्तव में हमारे अग्रज परिवार को उकसाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, उस समय जितेंद्र बादल हमारे वंश में सगाई का उपयोग अपने वंश को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था। अब जब मैं गंभीर रूप से जख्मी हो गई हूँ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने ये सगाई रद्द कर दी। बुढ़िया ने निर्देश दिया। ठीक है दानवीर, तीसरी बहन, मैं पहले से ही 90 साल का हूँ। मैं अग्रज परिवार का वंश हेड भी हूँ। क्या आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं? मोटा श्रेष्ठ दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओह ठीक है, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। दानवीर अग्रज वंश के सभी श्रेष्ठों को अग्नि हॉल में इकट्ठा करो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या दानवीर अग्रज? नहीं, मेरा नाम देववीर अग्रज है, मोटे श्रेष्ठ ने बुदबुदाया और वो तेजी से दूसरे श्रेष्ठों को इकट्ठा करने गया। उसकी बहन उसकी मां की तरह थी जिसने उसे पाला था। उसने उसकी रक्षा की और उसे यहां तक आने में मदद भी की थी। अपनी बड़ी बहन को उसे दानवीर कहते हुए सुनकर वंश हेड अपने कदम उछालकर चलने लगे। अग्रज परिवार की पुश्तैनी हवेली, अग्नि हॉल, वंश से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें ही यहां तक पहुंचते थी। आज अग्नि हॉल के आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा की गई थी। मुख्य हॉल में वृत्तिका अपनी छड़ी के साथ वहां खड़ी थी। उसने हॉल में लगी पट्टिका को देखा। अग्नि वंश हेड और श्रेष्ठ सभी सम्मानपूर्वक खड़े थे, कुछ आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उम्र के हिसाब से वृत्तिका इस साल 112 साल की थी। वो परिवार में सबसे बूढ़ी थी। ताकत के मामले में वृत्तिका 35 साल की उम्र में संत बन गई थी। उसने लगभग 80 वर्षों तक अग्रज परिवार की रक्षा की थी और अग्रज परिवार 80 वर्षों तक फलता फूलता ताकत में रहा था। अग्रज परिवार में उसकी प्रतिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं था। उसके एक ही आदेश से कई वंश के लोग मरने में संकोच नहीं करेंगे। बहुत देर तक पट्टिका पर अग्नि शब्द को देखने के बाद वृत्तिका पलटी। उसकी नजर उपस्थित सभी श्रेष्ठों पर पड़ी। सभी श्रेष्ठों ने घबराकर सिर झुकाया। क्या हमारे अग्रज परिवार की युवा पीढ़ी में कोई प्रतिभा है जिसके पास संत बनने के चांस ज्यादा है? वृत्तिका ने पूछताछ की। हालांकि अग्रज परिवार 1000 साल से भी अधिक समय से उज्जैन प्रांत में जड़े जमाए हुए था, लेकिन इसमें केवल 2 ही संत हुए थे। उनमें एक 500 साल पहले के मुखिया प्रबलराज अग्रज थे, जबकि दूसरी वृत्तिका अग्रज थी। उनके युग में अग्रज परिवार को अपनी ताकत के चरम तक पहुंचने की अनुमति दी। वृत्तिका को सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? अग्रज वंश के इतिहास में वंश तीसरे संत का पालन करने में सक्षम हो। पहले वो धैर्यपूर्वक पालन पोषण के योग्य एक उपयुक्त कैंडिडेट की तलाश कर सकती थी। हालांकि अभी समय बहुत महत्वपूर्ण था और वो केवल उनमें से ही चुन सकती थी जो उपलब्ध थे। विशंभर काफी प्रतिभाशाली है। उसने 19 साल की उम्र में सेबर की गुप्त तकनीक का पता लगा लिया और 30 साल की उम्र में सेबर बल में इनसाइट्स प्राप्त की। अब वो केवल 47 साल का है, एक गंजेश श्रेष्ठ ने कहा। उसके संत बनने की थोड़ी सी उम्मीद है। विशंभर। वृत्तिका ने विशंभर को देखा। वो मोटा विशंभर तुरंत झुक गया। क्या तुमने अपना कोर बना लिया है? वृत्तिका ने पूछा। विशंभर ने अपना सिर हिलाया। वृत्तिका ने भौहें चढ़ा दी। 47 साल की उम्र में कोर को न बनाने के कारण उनके संत बनने की संभावना बहुत कम हो गई। बच्चों के बारे में क्या? परिमेन को दबाया। बच्चों में से उनमें से 3 बुरे नहीं है, वंश हेड देववीर अग्रज ने तुरंत कहा। आदर्श अग्रज इस साल 23 साल का है और वो अखंडता पड़ाव में है। वो शकुंतला पास बॉर्डर पर सैन्य सेवा के बीच में है। उसने 19 साल की उम्र में गुप्त तकनीक का पता लगा लिया। दूसरी चित्रा अग्रज है। वो 16 साल की है और उसने 12 साल की उम्र में शीर्ष स्तर की तलवार आर्ट में महारत हासिल कर ली है। विशंभर का बेटा वरुण अग्रज भी है। वो इस साल 15 साल का है और 13 साल की उम्र में उसने सर्वोच्च श्रेणी की सेबर आर्ट में महारत हासिल कर ली है। चित्रा और वरुण दोनों भी युवा है।
लेकिन उन्होंने अभी तक गुप्त तकनीक का पता नहीं लगाया है। वृत्तिका चुप हो गई। आदर्श को गुप्त तकनीक का पता तभी चल गया था जब वो 19 वर्ष का था। संत बनने वालों के लिए ये बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आदर्श को बाल की इनसाइट कब तक मिलेगी। जब तक ऐसा हुआ, उसके गॉडफीड बनने की संभावना और भी दूर हो गई। चित्रा और वरुण, एक 16 वर्ष की थी जबकि दूसरा 15 वर्ष का था। समय की कमी थी और उन्हें अभी तक मुख्य गुप्त तकनीक समझ में नहीं आई थी। भले ही वो दूसरे सर्वश्रेष्ठ में से चुनना चाहे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप सभी वापस जा सकते हैं, वृत्तिका ने ठंडे स्वर में कहा। अगले कुछ सालों तक पूरे परिवार के जूनियरों को बेहतर पोषण मिलेगा। यह वंश के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। इसके महत्व को और कुछ नहीं बढ़ा सकता। मरने से पहले मैं किसी ऐसे को देखना चाहती हूँ जिसके पास संत बनने का मौका हो। स्पष्टतः उसे कोई ऐसा दिखा नहीं। वो बस 9 से 12 साल के बच्चों में किसी प्रतिभाशाली के निकलने की आशा कर सकती थी। जी, वंश हेड और श्रेष्ठों ने एक स्वर में उत्तर दिया। इस मामले से वंश का उत्थान और पतन शामिल है, इसलिए इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि ऐसा होने पर कोई भी लाभ हड़प की कोशिश करता है तो उसे वंश के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। वृत्तिका के इतना कहने के बाद वह अपनी छड़ी लेकर बाहर चली गई। अग्रज वंश की पुश्तैनी हवेली में हलचल मच गई क्योंकि लोग अपने लिए कीमती गोलियां लेने के लिए कतार में खड़े थे। ये बहुत ज्यादा है, इतनी सारी गोलियां दी जा रही है। जिन कुलजनों को बहुमूल्य गोलियां प्राप्त हुई वे आश्चर्यचकित रह गए। एक महिला ने अपनी 7 साल बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी बेटी की मासिक साधना के लिए संसाधन प्राप्त किए। वह भी सदमे में थी। पहले मेरी बेटी को प्रति माह केवल 3 चांदी के सिक्के और 1 रक्त जीवन गोली मिलती थी। अब उसे 30 चांदी के सिक्के और 10 रक्त जीवन गोलियां मिल रही हैं। अब वो हर 3 दिन में एक बार रक्त जीवन गोली का सेवन कर सकती है। उसकी बेटी केवल 7 साल की थी। उसने अभी तक साधना पर ध्यान भी केंद्रित नहीं किया और उन्हें केवल सबसे बुनियादी संसाधन दिए गए जो वंश ने युवा पीढ़ी को दिए थे। फिर भी उसका कोटा काफी बढ़ गया था। हर कोई बात सुनो, वंश हेड ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की है कि इस महीने से 20 वर्ष से कम उम्र के सभी वंश के मेंबर्स को हर महीने 10 गुना ज्यादा मात्रा में गोलियां और चांदी के सिक्के मिलेंगे। वंश के सदस्य जो संसाधनों के वितरण के लिए जिम्मेदार थे, वे सभी को समझाने लगे। ये जल्द ही फैल गया, जिससे अग्रज परिवार की पुश्तैनी हवेली में रहने वाले लोग उदास हो गए। वंश के इंजीनियरों को उनकी साधना की प्रगति के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए चित्रा अग्रज और वरुण अग्रज सूची में शीर्ष पर थे। उनका विशेष पालन पोषण किया जाता था। दूसरे और तीसरे स्तर भी थे। और अब सबसे सामान्य जूनियरों को प्रति माह 30 चांदी के सिक्के और 10 रक्त जीवन गोलियां मिल रही थी। वंश हेड, वंश में कम से कम 2000 लोग हैं जिनकी उम्र 6 से 20 वर्ष के बीच है। क्या वंश इतने ज्यादा वितरण को संभाल भी पाएगा? पुराने नौकरों में से एक ने चिंतित होकर पूछा। वंश हेड देववीर दूर खड़े होकर वंश के लोगों को अपना कोटा इकट्ठा करते हुए देख रहे थे। उन्होंने शांति से कहा, चिंता मत करो, कबीले की बचत ऐसे वितरण के अगले 10 वर्षों को संभालने के लिए पर्याप्त है। बूढ़ा नौकर थोड़ा चिंतित हुआ। संत वंशों की आय आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसके खर्चे भी उतने ही बड़े थे। अब कबीला साधकों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने की भरसक कोशिश कर रहा था। वे अगले 10 वर्षों तक उनका हर प्रकार से पालन पोषण कर सकते थे। वे किसी ऐसे तैयार करने की आशा में युवा पीढ़ी पर संसाधन बांट रहे थे जिसके पास संत बनने का मौका था। छाया झील अग्रज हवेली में विशंभर 1 दर्जन लोगों को हवेली में वापस ले आया। मास्टर, नौकर बहुत आदरणीय थे। वरुण कहाँ है? विशंभर ने पूछा। नौकरों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, छोटे मास्टर प्रशिक्षण मैदान पर है। विशंभर ने भौहें सिकोड़ ली और आसमान की ओर देखा। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और शाम के लगभग 5 बज रहे थे। वो इस समय भी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? विशंभर प्रशिक्षण मैदान में कुछ लोगों को लेकर चला गया। उसने अस्पष्ट रूप से हवा में सेबर के चलाने से सीटी के बजने की आवाज सुनी। उसने अपना हाथ हिलाया और धीमी आवाज में आदेश दिया, यहीं रुको। इतना कहकर वह चुपचाप से करीब चला गया। उसने प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर की खिड़कियों से देखा। उसने देखा कि सेबर की चमक के भीतर एक लड़के की धुंधली परछाई छिपी हुई है, जो पदपर्न सेबर आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। कियान। विशंभर ने कुछ ही दूरी पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इशारा किया। कियान वशिष्ठ, जो वरुण की सेवा करने वाला एक पुराना नौकर था, जल्दी से वहां चला गया। कियान। विशंभर ने कुछ ही दूरी पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इशारा किया। कियान वशिष्ठ, जो वरुण की सेवा करने वाला एक पुराना नौकर था, जल्दी से वहां चला गया। मुझे बताओ, विशंभर ने दबी आवाज में कहा। वरुण आज कितने समय से अपनी सेबर आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है? मास्टर, छोटे मास्टर ने सुबह सुबह अपनी सेबर आर्ट की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया था। खाने और आराम करने के अलावा वो रुके नहीं है, कियान ने तुरंत कहा। उसने इतनी देर तक प्रैक्टिस की? विशंभर ने ये सुनते ही भौहें चढ़ा दी। रात में औषधि स्नान करने के बाद भी छोटे मास्टर ने अगले 2 घंटों तक अपने आंगन में अपने सेबर आर्ट की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। कियान ये कहने से खुद को नहीं रोक सका।
पिछले कुछ दिनों से खाने, सोने, पेंटिंग करने, औषधीय स्नान करने और पवित्र तत्व पड़ाव की साधना के अलावा वो हर दिन लगभग 12 से 14 घंटों तक सेबर आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। पिछले कुछ दिनों से विशंभर बड़बड़ाया। पिछले कुछ दिनों में उसके बेटे को इस तरह के पागलपन भरे प्रशिक्षण के लिए किस बात ने इतना उत्तेजित किया होगा? क्या सगाई के रद्द होने की वजह से? हाँ, पिछले कुछ दिनों से, कियान ने कहा। उससे ठीक पहले छोटे मास्टर तो अच्छे मूड में ही थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे कुछ संतों की जीवनियां खरीदने के लिए कहा और इतने पागलपन भरे प्रैक्टिस को किया भी नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। मैंने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए पर उन्होंने मुझे अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रशिक्षण मैदान में वरुण पतपूर्ण सेबर आर्ट की प्रैक्टिस करने में पूरी तरह से दब गया था। वरुण, विशंभर की आवाज गूंज उठी। बाबा। वरुण रुका और देखा कि विशंभर 10 से अधिक लोगों को लेकर आ रहे थे। विशंभर ने मुस्कुराते हुए कहा, वरुण, वंश ने तुम्हें आगे बढ़ने में और अधिक प्रयास करने का फैसला किया है। आज से ये 8 पवित्र तत्व पड़ाव और 3 नश्वरता पातन पड़ाव के योद्धा तुम्हारे साथी होंगे। क्या मेरे पास लड़ने के लिए गार्ड नहीं है? वरुण आश्चर्यचकित था। उसके पास पहले से ही 8 पवित्र तत्व पड़ाव के गार्ड और 2 नश्वरता पातन पड़ाव के गार्ड थे। वे सेबर आर्ट की प्रैक्टिस के दौरान कभी कभी वे उसकी मदद करते थे। वे गार्ड हैं। ये वे योद्धा हैं जो युद्धकला में माहिर है। उदाहरण के लिए, इन 8 पवित्र तत्व पड़ाव के योद्धाओं में से एक तीरंदाजी में कुशल है और दूसरा वार की दिशा समझने और उससे बचाव करने में कुशल है। इससे तुम्हें साधना में बहुत मदद होगी, विशंभर ने कहा। इसके अलावा तुम्हारे गार्ड के रूप में हम उन्हें अक्सर तुम्हारे साथ झगड़ने नहीं दे सकते, ठीक है? वरुण ने सिर हिलाया। गार्ड अच्छी तरह से पैसों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि पेड एम्प्लॉइज। अगर वे कभी कभार वरुण के साथ युद्ध करते तो ठीक था, लेकिन अगर ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा होने लगा तो उनकी तरफ से नाइंसाफी की शिकायतें सामने आने लग जाएगी। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये 3 नश्वरता पातन पड़ाव के एक्सपर्ट तुम्हें कितनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये, विशंभर ने एक पतले मूंछों वाले आदमी की ओर इशारा किया, भाई नवीन बेदी है, जो अखंडता पड़ाव के एक सीनियर है। सीनियर नवीन? वरुण तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गया। एक अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट्स को उज्जैन शहर में उच्च दर्जा प्राप्त था। नवीन बेदी शहर के एक रक्षक संगठन में दूसरे नंबर पर थे। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे मास्टर वरुण, नवीन मुस्कुराया। आज से अखंडता पड़ाव के 6 एक्सपर्ट हर महीने तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। उनमें से हर कोई महीने के 5 दिन और दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस के दौरान तुम्हारे साथ रहेगा, विशंभर ने गंभीरता से कहा। वंश ने तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 6 अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। तुम्हें इस मौके का पूरी तरह से लाभ उठाना होगा। जी। ये कहते हुए वरुण हैरान भी था। उज्जैन प्रांत में अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका समय बहुत कीमती था। वे हर दिन उसको 1 महीना प्रैक्टिस में करने में नहीं बिता सकते थे। आखिरकार उनके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। वे पहले से ही उदार थे, जो यदि वे लगातार 5 दिनों तक हर दिन 2 घंटे उसके साथ बिताने को तैयार थे। फिर भी वंश ने 6 अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट्स को काम पर रखा। वरुण के साथ हर दिन युद्ध करने के लिए एक अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट को चुना गया था। वरुण, इंसान के सपने बहुत बड़े होने चाहिए। बीवी न होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। बोलने के बाद विशंभर बाहर चले गए। बीवी न होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा का इससे क्या मतलब था? बाबा, बीवी न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत न होने से आपका क्या मतलब है? वरुण ने तुरंत पूछा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कल्पनाओं की वजह से तुम जंगली हो जाए, विशंभर ने कहा और प्रशिक्षण मैदान को छोड़ दिया। कैसी कल्पना? पास के युद्ध विशेषज्ञों की ओर देखने से पहले वरुण बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठी। सेबर आर्ट की तकनीकें हत्या करने के लिए थी। एक संयमित साथी के साथ प्रैक्टिस के परिणाम बहुत बेहतर होंगे। भले ही अतीत में उसके पास झगड़ने वाले साथी थे, लेकिन अब जो उसके पास है उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? उनके पास पवित्र तत्व पड़ाव से लेकर अखंडता पड़ाव तक के साथी थे। उस दिन के बाद से वरुण ने सुबह होने से पहले अपने सेबर आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और सुबह में साथी खिलाड़ियों के होने का लाभ उठाया। जब दोपहर या रात का समय होता तो वह अकेले ही साधना करता था। उसे सुबह के युद्ध प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करने और उस पर विचार करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वरुण की मनस्थिति बदली, वो पतपर्न के 81 रुखों में से प्रत्येक रुख में से अद्वितीय आकर्षण को महसूस करने लगा, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से तकनीक की प्रैक्टिस में डुबो दिया था। उसने जल्द ही गुप्त तकनीक तिहरी ऋतुपर्न की विधि के खोज लिया। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि 81 रुख मुद्राओं की सुंदरता को एक के बाद एक प्रैक्टिस करने के बाद जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहला रुख सेबर निकालने का रुख था। वो बहुत ही तीक्ष्ण और शक्तिशाली था। दूसरा रुख घूमता चंद्र रुख था। वो विचित्र और अलौकिक था। जब उसने तीसरे रुख खुलते नभ का रुख को शुरू किया तो वो अलौकिकता और विचित्रता से अचानक एक हत्यारे कदम में बदल गया। फिर उसने चौथे रुख को शुरू किया। एक के बाद एक चाल। ये चालें पहाड़ से लुढ़कती हुई चट्टान के जैसी थी।
जितनी आगे जाएगी इसकी गति और भी तेज हो जाएगी। चालें अजेय गति से बढ़ती गईं और वे मूसलाधार लहरों की तरह एक के बाद एक चलती रहीं। यदि 81 रुख मुद्राओं को वास्तव में एक में जोड़ा जा सकता है तो इससे उसकी ताकत चरम तक पहुंच सकती है, तो मैं मैनुअल में बताई गई गुप्त तकनीक को स्वाभाविक रूप से सीखने में सक्षम हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वरुण इस बात को समझता था कि वह अपनी सेबर आर्ट की प्रैक्टिस करने के प्रति इतना जुनूनी था। यदि 81 रुखों की सुंदरता को एक में जोड़ दिया जाए तो ब्लेड हवा की दिशा को काट देगा और उसकी दिशा से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। सेबर आर्ट की गति और परिवर्तन ने एक लय बना दी। यह नेचर के गीत जैसा था। जब प्रत्येक चाल की सुंदरता को जोड़ा गया तो एक पेंटिंग बन गई। क्योंकि वो अस्पष्ट रूप से इस पड़ाव के पास में आया, वरुण की सफलता पाने की लालसा बढ़ गई। दिन प्रतिदिन वरुण के सेबर आर्ट की सुंदरता जैसे जैसे खामियों को दूर करती गई और ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट होती गई। जैसे जैसे जुड़ते हुए लय में गिरावट आए, सेबर आर्ट की लय और अधिक मधुर हो गई। सेबर आर्ट के वार की दिशा को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाती गई। वरुण अपने सुधार को तीव्रता से महसूस कर सकता था। उसे लगा कि वो उस पड़ाव के काफी करीब पहुंच चुका है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे के पेड़ धीरे धीरे से हरे होने लगे थे। ये संकेत था कि मार्च तेजी से आ रहा था। हमेशा की तरह वरुण प्रैक्टिस कर रहा था। वह धीरे धीरे उस पड़ाव के करीब पहुंचा और करीब जाता गया। जैसे जैसे वरुण ने प्रैक्टिस की, सेबर आर्ट की सुंदरता के लिए उसकी लंबी खोज आखिरकार खत्म हो गई। उसका मांस, हड्डियां, मांसपेशियां और हृदय से होकर उसकी तकनीक उसके शरीर में विलीन हो गई थी। उसकी सेबर आर्ट शरीर और मन से एक होने की स्थिति तक पहुंच गई। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में थामी हुई सेबर की ब्लेड आने वाली हवा को काट रही है। उसका शरीर, मन और सेबर एक हो गए। वैसे ही सेबर की ब्लेड ने भयानक गति से हवा को काट दिया। जब वरुण अपनी सेबर आर्ट का उपयोग करता था तो उसका एक क्लोन 100 फीट से अधिक दूर दिखाई देता था। दोनों भी एक साथ अस्तित्व होते में थे। हवा में एक हल्का अर्धचंद्राकार सेबर चाप देखा जा सकता था। तभी वरुण की ऊर्जा खत्म हो गई। मैंने इसे समझ लिया। वरुण स्तब्ध होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। वरुण फिर से कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल में उसका शरीर, दिमाग और तकनीक एक हो गए। जैसे ही उसने सेबर को अपने चारों ओर चलाते हुए हवा में छेद किया, उसने प्रशिक्षण मैदान में पीछे छोड़ी गई छवियों को देखा। जैसे कि सेबर आश्चर्यजनक तरीके से चमक को बिखेरते हुए एक के बाद एक दिखाई देने लगी। ये बहुत तेज और अलौकिक था। ये गुप्त तकनीक तिहरी ऋतुपर्ण की विशेषता थी। अब उसकी मूवमेंट तकनीक तेज और अलौकिक थी। उसकी सेबर आर्ट भी तेज और अलौकिक थी। इसे लगातार 10 बार आजमाने के बाद अंततः वह रुक गया और वो अपनी उत्तेजना को दबाने में असमर्थ हो गया। तिहरी ऋतुपर्ण, एक पत्ते का गिरना वर्ष के तीसरे मौसम शरद ऋतु के आने का संकेत देता है। मुझे आखिरकार ये समझ आ गया। मैं आखिरकार सेबर आर्ट के पहले प्रमुख मंडल एकता मंडल तक पहुंच ही गया हूँ। मैं, वरुण अग्रज, अब मेरे पास एक संत एक्सपर्ट बनने का मौका है। मैं आखिरकार सेबर आर्ट के पहले प्रमुख मंडल एकता मंडल तक पहुंच ही गया हूँ। मैं, वरुण अग्रज, अब मेरे पास एक संत एक्सपर्ट बनने का मौका है। वो सच में उत्साहित था। उसने 11 साल की उम्र में पतपर्न सेबर आर्ट को सीखना शुरू किया था। तब से 4 साल बीत चुके थे। पिछले 4 सालों में उसने कभी भी ढिलाई नहीं बरती, जितना हो सके कड़ी मेहनत की, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि सेबर आर्ट के शुरुआती पड़ाव के दौरान कई उत्कृष्ट साधक थे। हर अकेडमी में ऐसी अनेक प्रतिभाएं थीं। जब 8 अकेडमियों को मिला दिया जाए तो और भी ज्यादा प्रतिभाएं थीं। हालांकि इन उत्कृष्ट साधकों में से 99% को एकता मंडल ने द्वारा रोक दिया था। वे धीरे धीरे औसत दर्जे के माने जाएंगे। ये भी एक चमत्कार ही होगा यदि वे अपने जीवनकाल में अखंडता के पड़ाव तक पहुंच सकें। हालांकि यह उसका लक्ष्य कभी नहीं था। वो एक संत बनना चाहता था। इसीलिए उसने कड़ी मेहनत की थी और कठिन परिश्रम किया था। सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए, संत बनना। जब वो 6 साल का था तब उसके बाबा दानवों से बचते हुए भाग रहे थे। इसलिए वो अपने बाबा की पीठ से बंधा होना नहीं भूला। महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मां ने दानवों को रोककर समय निकालने के लिए दानवों पर हमला करने की पहल की थी। ये सब उसके बेटे की खातिर था। अपने पिता की पीठ पर उसने अपनी मां को दानवों से हारते हुए देखा। उस समय वरुण फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाबा के गालों से आंसू बहते रहे लेकिन वे पीछे नहीं मुड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भागने पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में वरुण बच गया। जितनी जल्दी साधना शुरू की जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक नश्वर इंसान का शरीर 20 साल की आयु में अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसके बाद साधना की बढ़त धीमी हो जाती है। वरुण ने मन ही मन सोचा, अभी उज्जैन प्रांत में नंबर 1 की प्रतिभा भार्गव छेत्री ने 15 साल की उम्र में गुप्त तकनीक का पता लगा लिया। ठीक 1 महीने पहले उसने 20 साल की उम्र में आइस बल मंडल के बारे में इनसाइट को समझ लिया था। वो सूर्य महल के भीतर रहने और वहां साधना करने में भी सक्षम है। भार्गव उज्जैन प्रांत के एक साधारण परिवार से आता था। उसकी मां एक नौकरानी थी और उनके पिता केवल नश्वरता पातन पड़ाव में थे। हालांकि भार्गव ने 15 साल की उम्र में अकेडमी को चौंकाते हुए गुप्त तकनीक का पता लगा लिया था।
अकेडमी ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसको रिसोर्सेस देना मुहैया कराए। यहाँ तक कि संत वंश भी अपने वंश की मेन ब्रांच के लड़कियों की शादी उससे करना चाहते थे, लेकिन भार्गव का ध्यान साधना पर केंद्रित था। उसे संत वंशों के द्वारा दिए गए प्रलोभन में वो नहीं पड़ा। आखिरकार 12 जनवरी को भार्गव ने आइस बल का पता लगा लिया। 20 साल की उम्र में उसने बमुश्किल समय पर बल मंडल में कदम रखा। इस वर्ष उसे सबसे साधना के क्षेत्र में सबसे प्राचीन भूमि विंध्याचल पर्वत में प्रवेश मिल जाएगा। विंध्याचल पर्वत के नियमों के अनुसार प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। मैं एकता मंडल में पहुंच गया हूं। ये तो सिर्फ पहला कदम है। अभी भी सेबर बल और कोर को बनाने जैसी कई सीमाएं हैं। वरुण ने धीरे से बुदबुदाया, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया और देखा कि प्रशिक्षण मैदान में वह एकमात्र व्यक्ति था और बाकी सिर्फ हरे भरे पेड़ थे। क्या संयोग है, वरुण अपनी हैरानी से बाहर निकला। आज 27 फरवरी है। मैंने सच में अकेडमी में सीटों के बंटवारे के लिए होने वाली लड़ाई से एक दिन पहले एक सफलता हासिल की। कभी कभी दुनिया में चीजें महज संयोग होती थीं। अगली सुबह वरुण और निधि नाश्ता कर रहे थे। पूरा अग्रज परिवार इस समय युवा पीढ़ी को तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने वरुण के साथ युद्ध प्रशिक्षण करने के लिए अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट्स को काम पर रखा था। विशंभर, जिन्होंने सेबर बल को समझ लिया था और एक अखंडता पड़ाव के एक्सपर्ट थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें भी वंश के कई कामों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। वे हाल ही में पुश्तैनी हवेली में रह रहे थे और वंश के कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। जहां तक वरुण की बात है, उसके पास अपने बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बहुत सारे अवसर थे। वो पहले से ही अपने बाबा की शिक्षाओं से बहुत परिचित थे। हालांकि निधि के पिता विद्याधर यादव बहुत रहस्यमयी थे। उन्होंने साल का अधिकांश समय बाहर ही बिताया। वरुण, तुम्हारी अकेडमी में आज सीटों के बंटवारे के लिए लड़ाई होने वाली है ना? निधि ने सहजता से कहा। मुझे पहले ही सीट मिल गई है। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी इसे आज ले ही लूंगा। क्या तुम इतने आश्वस्त हैं? निधि ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें विश्वास है कि तुम पवित्र तत्व पड़ाव के टॉप पर पहुंचने से पहले ही छाया झील अकेडमी की 3 सीटों में से एक को प्राप्त कर सकते हो? क्या करोगी अगर मुझे भी एक सीट मिल गई तो? निधि ने वरुण को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम्हें सीट मिल जाए तो मैं अगले 1 महीने के लिए तुम्हारा रात का खाना बनाऊंगी। लेकिन अगर तुम सीट प्राप्त नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मुझे अपनी विरासत दे देनी होगी। तो बोलो, क्या तुम मेरी शर्त को मानने की हिम्मत करोगे? वरुण हंसा। उसके कलात्मक कौशल ने बहुत समय पहले ही उज्जैन प्रांत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को पीछे छोड़ दिया था। बेशक कम ही कलाकार इसके अपवाद थे। विरासत वरुण की महान कलाकृति थी। यह एक लंबे स्क्रॉल पर बनी हुई पेंटिंग का एक नमूना थी। इसमें अलग भाव वाले 100 घोड़े शामिल थे। इसे बनाने में उसे 1 साल से ज्यादा का समय लगा था। निधि की नजर उस पर तब से थी जब से उसने पहली बार उसे देखा था। यहाँ तक कि ईशान्वी ने भी इसे एक बार देखने के बाद इसके लिए 3000 चांदी के सिक्के और बेशकीमती पत्थर के 2 टुकड़ों की पेशकश की थी। अगर मैं हार गया तो मुझे विरासत को छोड़ना होगा। अगर मैं जीत गया तो तुम केवल 1 महीने के लिए मेरे लिए रात का खाना बनाओगी। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? वरुण ने झिझक के साथ पूछा। ये सिर्फ 1 महीने के लिए है। क्या तुम में हिम्मत है? निधि ने उसे घूरकर देखा। आमतौर पर मेरे लिए भोजन बनाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। ठीक है, मैं ये शर्त लगाता हूँ। वरुण ने अपने दांत भींच लिए और कहा, जब तुम हार जाओ तो पछतावा मत करना। ऐसा तो मुझे कहना चाहिए। निधि ने अपने खाने के बर्तन नीचे रखे और जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं अकेडमी जा रही हूँ। बाद में डर के मारे पीछे मत हटना क्योंकि तुम दोपहर में हार गए। चिंता मत करो। वरुण ने इत्मीनान से अपना दलिया पिया। वो अपनी प्यारी निधि के पूरे 1 महीने के लिए रात का खाना बनाने के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करेगा? अपना खाना खत्म करने के बाद उसने अपने मुंह का कोना पोंछा और फुर्सत से अपनी अकेडमी की ओर चल दिया। सीटों के चयन का मुकाबला। छाया झील अकेडमी में पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि कई शिष्य मैदान में आ गए थे। सीनियर वरुण जरूर से जीतेंगे। सीनियर वरुण, आप निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश करेंगे। कई जूनियर शिष्य अत्यंत उत्साहित थे। उन सभी को पता था कि दानव वध बैठक में भाग लेने वाले शिष्यों का आज अंतिम चयन है। अकेडमी के शिष्य ये भी चाहते थे कि वे शिखर नदी समूह के अपने सीनियर्स की प्रतियोगिता देखें, क्योंकि वरुण कभी कभी अपने जूनियरों को गाइड करने के लिए तैयार रहता था। इसीलिए उनमें से कई शिष्यों ने उसका समर्थन किया। हालांकि मैं चाहता हूं कि सीनियर वरुण जीते, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उन्हें किसी भी तरह का फायदा नहीं है। ये पवित्र तत्व पड़ाव के शीर्ष 10 शिष्यों के बीच की लड़ाई है, इसलिए उनके शीर्ष 3 में आने की संभावना सच में बहुत कम है। शीर्ष 10 शिष्यों के बीच सबसे हालिया प्रतियोगिता में सीनियर कौस्तुभ और सीनियर सोम का मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। इसलिए ये तो बेशक है कि दोनों भी एक एक सीट लेंगे। कई जूनियर्स गर्मागर्म बातों में लगे हुए थे। उनमें से कुछ ने आंख बंद करके अपने पसंदीदा सीनियर का समर्थन किया, जबकि कुछ शिष्यों ने विश्लेषण करके तर्क लगाना शुरू किया। हालांकि उन सभी में एक बात समान थी, वे सभी लड़ाई शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अखाड़े में 100 फुट का मंच था, जो शिष्यों को मंच के पास आने से और मंच पर दिखाई गई शक्तियों को मंच के नीचे जाने से रोकता था। वरुण और बाकी सीनियर्स इंतजार करते हुए एक के बाद एक पहुंचे। अकेडमी के प्रोफेसर्स ने हर एक के हथियारों की जांच की, ये पुष्टि करने के लिए कि वे सभी बिना धार के थे। एक दुबला पतला आदमी, जिससे शराब की बदबू आ रही थी, शराब की बोतल लेकर वहां से गुजरा। डीन, डीन। सभी शिष्य उस आदमी को बहुत आदर दिखा रहे थे। यहां तक कि शिखर नदी के 22 शिष्यों ने भी आदर से अपना सिर झुकाया। ये छाया झील अकेडमी के डीन सोमवर्ण शास्त्री थे। उनकी प्रतिष्ठा काफी भयानक थी। वह अपने लालच और शराब के प्रति रुचि के लिए जाने जाते थे। वे लापरवाही से काम किया करते थे। ठीक है, हर कोई यहाँ मौजूद है। हालांकि डीन सोमवर्ण का चेहरा पूरी तरह से लाल था और उनसे शराब की दुर्गंध आ रही थी, फिर भी सभी शिष्य उनके सामने बहुत आज्ञाकारी बने हुए थे। प्रोफेसर्स और उनके मददगारों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके सामने वाले आदमी ने तेजी वाली सेबर आर्ट में सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब अर्जित किया था। तुम में से केवल 6 लोग ही नश्वरता त्याग पड़ाव में हैं। चयन की प्रक्रिया आसान ही होगी, डीन सोमवर्ण ने कहा। तुम में से 6 पहले लड़ाई कर सकते हैं और हम उनमें से ही शीर्ष 3 को चुनेंगे। डीन, एक लड़के ने झुककर कहा, सेन भाई और मैं हाल ही में नश्वरता त्याग पड़ाव में पहुंचे हैं और अभी भी नश्वरता त्याग पड़ाव के शुरुआती स्तर में है। हम स्वीकार करते हैं कि हम में ताकत की कमी है और हम मुकाबले को न लड़ना चुनते हैं। डीन, हम कल रात को पहले ही लड़ चुके हैं। मैं तीनों लड़ाइयां हार गया हूं, एक दृष्टपुष्ट सांवली त्वचा वाले युवक ने कहा। ओह, ये सुनकर डीन सोमवर्ण ने सिर हिलाया। वे अपने शिष्यों की ताकत को भी जानते थे। ठीक है, चूंकि यह मामला है, सूर्य महल की दानववध बैठक में जाने वाले लोग समर्थ, सिसोदिया और चालुक्य बंधु होंगे। जी, समर्थ और अन्य दो ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। समर्थ ने पूर्ण नश्वरता त्याग पड़ाव में था। चालुक्य बंधु भी नश्वरता त्याग पड़ाव के अंतिम स्तर में थे, इसलिए उन्हें ताकत का लाभ मिला। पवित्र तत्व पड़ाव में कुल 16 शिखर नदी समूह के शिष्य हैं। ये कहते हुए डीन सोमवर्ण ने वरुण और बाकियों की ओर देखा। तुम में से हर कोई इन सीटों के लिए मुकाबला कर सकता है। मैं नियम बना रहा हूं। जिनको आत्मविश्वास है वे सीधे मैदान में उतर सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे साथी शिष्यों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक तुम लगातार 5 मैच जीतते हो तो तुम एक सीट प्राप्त कर लोगे। साथ ही 2 हार खुद ही तुम्हें अयोग्य घोषित कर देगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। जैसे ही डीन सोमवर्ण बोले, उन्होंने शराब की बोतल को मुंह लगाया और एक बड़ा घूंट पी लिया। 16 पवित्र तत्व पड़ाव के शिष्य चुप हो गए। मैदान में उतरना और लगातार 5 मैच जीतना, इसका मतलब मैदान में सबसे पहले जो भी प्रवेश करेगा उसका नुकसान होगा। 2 सीट लेने के बाद तीसरे सीट के लिए मुकाबला करना बहुत आसान होगा, क्योंकि 2 सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी चले गए पहले ही प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए होंगे। पहले कौन जा रहा है? शिखर नदी समूह के अधिकांश शिष्यों की निगाहें 2 शिष्यों पर टिकी थीं, मांसल और मुस्कुराता हुआ कौस्तुभ चंदेला और सख्त और ठंडे चेहरे वाला सोमश्वेत। 10 सबसे मजबूत शिष्यों के मुकाबले में पहला स्थान आमतौर पर उन दोनों के बीच ही तय किया जाता था। तुम ऊपर नहीं जा रहे हो? कौस्तुभ ने सोम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यदि तुम गए तो तुम्हारे बाद, सोम ने ठंडे स्वर में कहा। उसी पल एक परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और मैदान में प्रवेश किया। यह कोई और नहीं बल्कि वरुण अग्रज था। उसने चौंके हुए साथी शिष्यों पर अपनी निगाहें घुमाईं और कहा, मुझे लगता है कि पहला स्थान मेरा है। वरुण के काम ने सच में शिखर नदी समूह के बाकी शिष्यों को चौंका दिया। वो समूह में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था और वह अपेक्षाकृत एक नया शिष्य था। हालांकि उसके पिता अग्रज परिवार के होने वाले वंशहेड थे, लेकिन उसमें वह अहंकार नहीं था जिसकी कोई उम्मीद कर सकता था। उसके साथी शिष्यों में उसके बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले अखाड़े में उतरने की पहल की थी। उसने यहाँ तक कहा, मुझे लगता है कि पहला स्थान मेरा है। यह वाकई में एक ऐसा काम था जिससे उसके सीनियर्स की भावनाओं को ठेस पहुंची। सीनियर वरुण मंच पर गए। वो पहले क्यों गए? पहले 2 सीट हासिल किए जाने के बाद ऊपर जाने में भी कोई देर नहीं हो जाती। दूर से देख रहे जूनियर्स तो और भी हैरान हो गए थे। यहां तक कि शराब पी रहे डीन सोमवर्ण भी आश्चर्यचकित थे। शराब के प्रति उनके लालच और रुचि के कारण वो अक्सर उज्जैन प्रांत की सबसे अच्छी सराय के मालिक विशंभर अग्रज का फायदा उठाते था। उन्हें विशंभर के बेटे से भी काफी लगाव भी था, न केवल इसलिए कि वरुण ने अपनी वंश की ताकत का उपयोग करके परेशानियां खड़ी नहीं की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे विशंभर से सराय में बहुत लाभ मिलता था। जल्दी करो, जो कोई भी वरुण अग्रज को चुनौती देना चाहता है वो मंच पर जा सकता है, डीन सोमवर्ण ने आग्रह किया। मैं वरुण को चुनौती देता हूं। ठंडे चेहरे वाले सोम ने एक कदम आगे बढ़ाया और मैदान की ओर चला गया। वरुण की ओर देखते हुए उसकी नजरें ठंडी थी और जैसे वो उपहास कर रहा था। वरुण, अगर तुम पहला स्थान लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। पवित्र तत्व पड़ाव के शीर्ष 10 शिष्यों के बीच मुकाबले के दौरान वो कई बार पहले स्थान पर आया था और केवल एक बार कौस्तुभ से हारा था। पवित्र तत्व पड़ाव के शिखर नदी समूह के शिष्यों में से नश्वरता त्याग पड़ाव के 6 शिष्यों को छोड़कर केवल कौस्तुभ चंदेला, जो जबरदस्त ताकत के साथ पैदा हुआ था,
ने उसे हमेशा मुकाबले में बचाव करने के लिए मजबूर किया था। सोम ने अपने अन्य साथी शिष्यों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। यदि वरुण मैदान में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होता तो भी वो किनारे खड़े होकर देख सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि पहला स्थान मेरा है। इन शब्दों ने उसे वरुण को सबक सिखाने के लिए प्रेरित किया। पहले आप, सीधी बात, ठीक है। सोम ने अपनी पीठ से 2 लंबी तलवारें निकल ली। वे बिना धार के थी क्योंकि साथी शिष्यों के बीच मुकाबले में केवल बिना धार वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। सोम ने हर हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ रखी थी। उसने वरुण की ओर घूरकर देखा और कहा, तुमने मुझसे 7 बार लड़ाई की, लेकिन एक बार भी तुम मेरे 10 बार भी झेल नहीं पाए। दोनों हाथ से तलवार चलाने की कला सच में बहुत ताकतवर है, वरुण ने सिर हिलाते हुए प्रशंसा की। सोम श्वेत इतना ताकतवर था कि कौस्तुभ चंदेला, जो जबरदस्त ताकत के साथ पैदा हुआ था, भी उसे केवल एक बार हराने में सफल रहा था। इसका कारण उसकी 2 तलवारों को एक साथ चलाने की क्षमता थी। कुशलतापूर्वक ज्यादा काम करने के लिए एक सच्चे दोहरे तलवार एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। उनसे लड़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हर तलवार का उपयोग 2 अलग अलग योद्धा द्वारा किया जा रहा हो जिन्होंने मिलकर काम करने की ट्रेनिंग ली ही। 2 तलवारों का एक साथ उपयोग करने वाले तलवारबाज के खिलाफ लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को ऐसा महसूस होगा जैसे वे एक बार में 2 तलवारबाजों के क्रूर हमले का सामना कर रहे हों। इसी वजह से शिखर नदी समूह के अन्य सभी पवित्र तत्व पड़ाव के शिष्य उससे हार गए थे। मैं सबसे पहले मैदान में उतरने के लिए तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हार मनवाने के लिए तुम्हारे खिलाफ मेरी जानलेवा चाल विभक्त दिल का इस्तेमाल करूंगा। गर्व और आत्मविश्वास से भरे सोम ने उसके अगले चाल की घोषणा की जो वह इस्तेमाल करने जा रहा था। वरुण को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ टेक्निक का उपयोग करने की योजना बनाई थी। जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। वरुण जल्दी में नहीं थी, क्योंकि वो गुप्त टेक्निक को समझकर पहले ही ताकत के एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पहला कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए उसे लगा बेहतर होगा कि अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी चाल चलने का मौका दिया जाए। सोम जल्दी से आगे बढ़ा। वह दोनों तलवारों को हाथ में लेकर तेजी से आगे बढ़ा। भले ही उसे भरोसा था, फिर भी उसने वरुण पर सीधा हमला करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी मूवमेंट टेक्निक बहुत अजीब थी। 1 सेकंड में वह बाईं ओर प्रकट हुआ, दूसरे ही सेकंड में दाहिनी ओर। इस अप्रत्याशितता के कारण उसके सही स्थान को तय करना कठिन हो गया था। पलक झपकते ही वो पहले से ही अखाड़े को पार करके वरुण के सामने आ पहुंचा था। मरो। सोम वरुण को देखकर मुस्कुराया जब उसने दोनों तलवारों से विभक्त दिल टेक्निक के वार किया। उसकी राय में यदि उसे वार लग गया तो बिना धार वाली तलवारें भी वरुण को घायल कर सकती थी। वरुण के शरीर पर 2 अलग अलग डायरेक्शन से 2 तलवारों का वार आया। हो, सोम ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उसका वार चूक गया है। फिर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो चारों ओर घुमा। उसके पीछे खड़े वरुण ने उसकी गर्दन पर सेबर रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? वो इतना तेज कैसे हो सकता है? सोम अविश्वास में था। मैंने इसे स्पष्ट रूप से भी नहीं देखा। वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जो दुश्मन उसके ठीक सामने था वो उसके पीछे आ गया था। यहां तक कि उसकी गर्दन पर सेबर को रख भी दिया गया था। जाहिर है, वरुण के लिए उसे मारना आसान था। डीन सोमवर्ण, जो इत्मीनान से अपने शराब की बोतल को मुंह लगा रहे थे और इत्मीनान से शराब पी रहे थे, स्तब्ध थे। इस दृश्य को देखकर उन्होंने अविश्वास से अपनी आंखें फैला ली। यहां तक कि उनके हाथ में मौजूद शराब की बोतल भी फिसलकर जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। शराब हर तरफ बहती रही, लेकिन डीन सोमवर्ण ने अपनी प्यारी शराब की ओर देखा तक नहीं। उनकी नजर पूरी तरह से वरुण पर टिकी थी। गुप्त टेक्निक, तिहरी ऋतुपर्ण। गुप्त टेक्निक, तिहरी ऋतुपर्ण। क्या मैं, सोमवर्ण शास्त्री, एक ऐसे शिष्य तैयार करने में कामयाब हुआ जो इस योग्य हो? डीन सोमवर्ण ने मन ही मन बुदबुदाया। वो 15 सालों से डीन रहे थे, लेकिन वो कभी भी किसी ऐसे जीनियस को तैयार करने में कामयाब नहीं हुए थे जिसके पास संत बनने का थोड़ा सा मौका हो। लेक्चरर और टीचर असिस्टेंट भी अवाक रह गए। उनकी तेज आंखें एक नजर में बता सकती थी कि वरुण ने अभी क्या कदम उठाया है। वे भी समझ गए कि इसका मतलब क्या है। ये तो गुप्त टेक्निक है, तिहरी ऋतुपर्ण। पदपर्ण सेबर आर्ट की गुप्त टेक्निक, तिहरी ऋतुपर्ण। ये बात सोचना भी कितना अच्छा एहसास देती है कि हमारी छाया झील एकेडमी ने एक ऐसा शिष्य का तैयार किया है जिसने गुप्त टेक्निक का पता लगा लिया है। वो इस साल केवल 15 साल का है। वो 15 साल की उम्र में इसमें महारत हासिल करने में कामयाब रहा। ये सच के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारी एकेडमी ने एक ऐसा शिष्य तैयार किया है जिसने 15 साल की उम्र में गुप्त टेक्निक का पता लगा लिया है। यही तो हमारी छाया झील एकेडमी है। हाँ, एकेडमी को अपना जीवन समर्पित करने वाले ये लेक्चरर बेहद उत्साहित थे। ये उनके लिए सबसे गौरवशाली पल था। एकेडमी में इतने सारे शिष्यों को पढ़ाने का लक्ष्य सच्चे जीनियसों को तैयार करना था जो आगे जाकर एक दिन संत मंडल के एक्सपर्ट्स बन सके। अब जब छाया झील एकेडमी ने ऐसी प्रतिभा उभार कर आई है तो लेक्चरर उत्साहित क्यों नहीं होंगे? वे कैसे खुशी से पागल नहीं हो सकते थे? यदि डीन और अन्य लोग उत्साहित थे तो ये दृश्य देख रहे हजारों शिष्य पूरी तरह से खुशी से पागल हो गए थे। भगवान सच में होते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं?
ये तो मैंने दो सीनियर वरुण को देखा, एक सीनियर सोम के सामने और एक उनके पीछे। ये गुप्त टेक्निक है, तिहरी ऋतुपर्ण। ये पद्मपर्ण सेबर की गुप्त टेक्निक तिहरी ऋतुपर्ण है। डीन अपने लेक्चर के समय हमेशा इसका उपयोग करते हैं। ये गुप्त टेक्निक है, तिहरी ऋतुपर्ण। जगह जगह तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई, यहां तक कि शिखर नदी समूह के शिष्य भी दंग रह गए थे। उस समय डीन से लेकर सामान्य शिष्यों तक सभी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। हर कोई जानता था कि 15 साल की उम्र में गुप्त टेक्निक का पता लगाने का क्या मतलब है। शू, एक शिष्य अचानक भीड़ से बाहर निकल आया। ठीक है, सभी पुश्तैनी हवेली की ओर चलो और वंश को इसकी सूचना दो। जल्दी जल्दी से वापस चलो और अच्छी खबर है जाकर बताओ। छाया झील एकेडमी में अग्रज परिवार के कई मेंबर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब अग्रज परिवार का पहला मेंबर बाहर भागा तो अग्रज परिवार के सभी मेंबर एक के बाद एक हवेली की ओर वापस भागे। वे इस अच्छी खबर को सबसे पहले बताना चाहते थे। एक ओर वे वरुण की वाहवाही में भाग लेंगे और दूसरी ओर उनके वंश के लोग भी उन्हें उन्हें कुछ इनाम देंगे क्योंकि उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी। अच्छी खबर को सुनाते समय सुनाने वाले को पुरस्कार दिया जाना स्वाभाविक था, खासकर जब वो इतनी अच्छी खबर हो। शू 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 शू, अग्रज परिवार के सदस्य अपनी मूवमेंट टेक्निक का उपयोग करते हुए अपनी सबसे तेज स्पीड से दौड़ रहे थे। गुप्त टेक्निक तिहरी ऋतुपर्ण। मंच पर सोम इसे स्पष्ट रूप से देखने में विफल रहा। उसने अपने आसपास हो रही बातों को सुना और वरुण ने थोड़ी देर पहले दिखाई हुई चाल को याद किया। तभी उसे समझ में आया कि यह तो गुप्त टेक्निक तिहरी ऋतुपर्ण थी। तुमने गुप्त टेक्निक को पता लगा लिया? सोम ने जटिल भाव से वरुण को देखकर पूछा। वरुण ने सिर हिलाया। मैं 2 साल से यहीं पर अटका हुआ था और आखिरकार मैंने इसका पता लिया है। सोम को जलन भी हो रही थी और ईर्ष्या भी। क्या वह भी इसी आखिरी कदम पर नहीं अटका पड़ा था? वो 2 हथियारों को एक साथ चलाने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था, जिससे उसे युद्ध की ताकत मिली जो उसके साथियों से कहीं अधिक थी। लेकिन वह अभी भी वो तलवार आर्ट की महान महारत पड़ाव के आखिरी कदम में पर अटका हुआ था। वो भी गुप्त टेक्निक का पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यहां सबसे पहले ऊपर आए थे। हाँ, अब तुम हमसे बिल्कुल अलग हो। सोम आत्मग्लानि से हंसा और मंच से चला गया। सोम पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सभी की निगाहें उस 15 साल के लड़के पर टिक गईं जो अभी भी किशोर 13 से 17 साल की उम्र जैसा लग रहा था। शिखर नदी समूह के सभी शिष्य हैरानी और ईर्ष्या से भरे हुए थे, जिनमें नश्वरता त्याग पड़ाव के 6 शिष्य भी शामिल थे। उनमें से किसी को भी गुप्त टेक्निक का पता नहीं चला था। ज्यादातर लोग जो नश्वरता त्याग पड़ाव में थे, अगर वे गुप्त टेक्निक का पता नहीं लगा पाए तो वे अपने पूरे जीवन में इसी पड़ाव में फंसे रहेंगे। केवल गुप्त टेक्निक का पता लगाकर ही कोई अखंडता पड़ाव तक पहुंच सकता है। हा हा हा। डीन सोमवर्ण, जिनके कपड़े शराब में भीगे हुए थे, वे जोर से हंसे और उन्होंने जोर से घोषणा की, मेरा तुम्हें पद्मपर्ण सेबर आज सिखाने का फैसला सही था। समर्थ। समर्थ तो ही पहले स्तब्ध हो गया था, लेकिन उसने फिर भी सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जी मास्टर। वो छाया झील एकेडमी के 6 नश्वरता त्याग पड़ाव के शिष्यों में सबसे मजबूत था। वो इस साल 19 वर्ष का था और वो नश्वरता त्याग पड़ाव के पूर्ण स्तर में पहुंच चुका था। जाओ और वरुण से मुकाबला करो। आदेश देते समय डीन सोमवर्ण की आंखें चमक उठी। मुझे सीनियर समर्थ से लड़ना होगा, कहकर वरुण ने अपना सिर घुमा लिया। समर्थ पूर्ण नश्वरता त्याग पड़ाव में था। वो छाया झील एकेडमी के सबसे मजबूत शिष्य और वर्तमान में सबसे बड़ा सीनियर था। अजी क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेमन हंटर सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर दिस स्टोरी।